अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल सुधो लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आ, ये जब वीडियो अपलोड हो रही होगी आई थिंक तब ईद डे होगा या ईद का सेकंड डे होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ जहाँ कोई भी जिस कंट्री में रहता है, जिस सिटी में रहता है, उन सबको मेरी तरफ से ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ईद है तो ईद की मुनासबत से ईद का ही कोई नावल पोस्ट किया जाए। तो आज जो नावल लिख रहे हैं उसका नाम है ईद अपनों के संग और इसकी राइटर है अरफा अली। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। लाहौर शहर में इस वक्त गर्मी ने डेरा जमाया हुआ था। लोगों ने पार्कों का रुख किया ताकि ठंडी हवा से लुत्फ उठा सके। वो इस वक्त अपने हमसफर की तरफ देख रही थी जो इससे दूर खड़ा मोबाइल पर बात करने में मसरूफ था। सबसे अजीज वाला लम्हा यही होता है जब अपने हमसफर के साथ होते हुए भी आप किसी और को अहमियत देकर से बात करें। वो मुस्कुराकर कॉल काटता हुआ इसके पास आया तो वो बेंच से उठ गई। चले, इसने मोबाइल को जेब में रखते हुए पूछा तो उस बात में सरह ला गई और इसके साथ कार की जानिब बढ़ गई। कार में बैठकर इसने एक निगाह इस पर डाली और खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने लगी। तभी माजी के कुछ हसीन लम्हे इसके सामने आए। आयजा, जल्दी से उठ जाओ, भाई बुला रहे हैं, सायरा ने कमरे के अंदर आकर इसे उठाते हुए कहा तो वो उठकर बैठ गई। क्या इसे हमारी शिकायत मिल गई है? इसने मुंह के जावी बनाते हुए पूछा। हाँ, अब क्या होगा? सायरा ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारे भाई से डरती नहीं हूँ, चलो। वो दुपट्टा सर पर पहनती हुई इसके साथ कमरे से निकलकर लॉन्च में आई तो वो सोफे पर बैठा हुआ इन दोनों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी और जल्दी आ जाती, वरदाने से देखते हुए कहा। मैंने तो सायरा से कहा भी कि बाद में चलते हैं, मगर से डर लग रहा था कि जल्दी चलो। इसे मुस्कुराते हुए अपनी ही ध्यान में कहा और जब इस पर नजर पड़ी तो जुबान को दांतों तले दबा गई। जब मैंने तुम दोनों को मना किया था कि छत पर बैट बॉल नहीं खेलना तो तुम दोनों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जिस तरह बराबर वालों की खिड़की का शीशा तोड़ा है, अब इसके पैसे भी तुम दोनों ही दोगी। वरदान इन दोनों को की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा तो सकीना बेगम और फायजा बेगम कमरे से बाहर निकलकर आ गई। वरदान भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, सारा ने आंखों को फैलाते हुए बताया। तुम दोनों की इस महीने की पॉकेट मनी से ही शीशा बनाने के पैसे जाएंगे, इसलिए अब ऐसी शरारत करने से पहले सोचना। वो इन दोनों को कहकर कमरे में चला गया जबकि वो दोनों हैरत के मारे से देखती रह गई। ताई अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इस मर्तबा इंटर पास होने की खुशी में पार्टी करनी थी और इसने तो हमारे ख्वाबों पर पानी की बाल्टी उंडेल दी। आयजा ने सकीना बेगम की तरफ आते हुए कहा। तुम दोनों हमारी बात भी तो नहीं मानती। फायजा बेगम ने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। मैं तुम दोनों को पैसे दे दूंगी, अब जल्दी से जाकर डिनर की तैयारी करो, सकीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों मुस्कुराती हुई किचन में चली गई जबकि वो इन दोनों के हमेशा खुश रहने की दुआ करती हुई सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। मामा, आज खाना किसने बनाया है? सायम ने पूछा। आज हम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके खाना बनाया है, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी कहूँ इसलिए बिरयानी का जायका चाइनीज राइस जैसा क्यों आ रहा है? सायम ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो दोनों इससे घूर कर रह गई। तुम्हें तो ये भी बनाना नहीं आता, शुक्र करो कि हमारे हाथ का बना हुआ खाना मिल गया है, सारा ने चिढ़ने के अंदाज में कहा तो वजदान ने इससे घूरा। मामा, आज मैं चाइनीज खाना खा रहा हूँ, अगर इन दोनों ने फिर कभी खाना बनाया तो मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगा, साइम ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। हमने कौन सा तुम्हें कहा है कि हमारा स्पेशल बना हुआ खाना खाओ? आयजा ने इसे घूरते हुए कहा। खामोशी से खाना खाओ। वजह साहब ने इन सबको चुप रहने का इशारा किया तो वो खामोशी से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद इन दोनों ने बर्तन उठाए और किचन में चली गई जबकि बाकी सब लॉन्च में बैठकर बातें करने लगे। सारा, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, आयजा ने कहा तो वो नासमझी से इसे देखने लगी। क्या हुआ है? इसने गुस्से में पूछा तो वो इसे खिड़की के पास लेकर आई। ये खड़ूस किसी से बात करके मुस्कुरा रहा है, जल्दी से मोबाइल लेकर आओ, इसकी वीडियो बना के इसके पास सेंड करें और कैप्शन में लिखें ये तुम हो या फकत हमारा ख्वाब है। इसने पुरसोच अंदाज में कहा तो सारा ने इसकी पीठ पर थप्पड़ रसीद किया। क्या है? वो गुस्से में चला उठी। इसके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। बड़ी आई वीडियो सेंड करूंगी, सारा ने इसकी नकल उतारते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर रह गई। तुम चुप करो वरना रुमान भाई से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि ये आपकी बुराई कर रही थी, इसने धमकी में लहजे में कहा तो वो मुंह खोले से देखने लगी। अच्छा, इस बात को छोड़ो, आओ देख कर आते हैं इंजीनियर साहब किसी से मुस्कुराकर बात कर रहा है, आजा ने कहा और किचन से बाहर चली गई। मुझे लग रहा है ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इसने लॉन में जाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें मत करो, वो कभी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सारा ने फखरी अंदाज में कहा। वो तो नजर आ रहा है, मैं तो कहती हूँ ताइमी से कहते हैं इसकी जल्दी से शादी करवा दें ताकि हमारी इसके गुस्से से जान छूट जाए, आजा ने पुरसोच अंदाज में कहा। किसकी शादी की बात हो रही है?
वरदान इन दोनों के पास आकर पूछा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो कॉल काट कर कब इनके पास आया, इन दोनों को पता ही नहीं चला। वो मेरी शादी की बात कर रहे थे, आजा ने जल्दी से कहा। क्या मतलब है? तुम लड़की होकर खुद अपनी शादी की बात कर रही हो, वरदान ने गुस्से में कहा। तो वो सारा की जानिब देखने लगी। मेरा मतलब है ये नहीं था। इसे समझ नहीं आया कि वो जल्दी में क्या कह गई थी। मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ, मैं अभी जाकर चाचू और चाची से कहता हूँ जल्दी से इसकी रुखसती करवाएं, वरदान ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। वो तो जल्दी ने मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज मामा बाबा को मत बताओ, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो वह दोनों बाजू फोड़ करके से देखने लगा। आइंदा के बाद सोच समझ कर बात करना समझी, और मेरे कमरे में चाय देकर जाओ। वो इससे वार्न करता हुआ वहां से चला गया, जबकि वो इसे कोसती हुई किचन में चलेगी। अल्लाह प्लीज मेरे भाई को आयदा से मोहब्बत हो जाए। इन दोनों की चाय चले जाने के बाद सारा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, और कुछ देर बाद किचन में चली गई। सारा, मेरी शर्ट किसने जलाई है? वो दोनों सो रही थी जब कमरे का दरवाजा बजाया गया। आजा तो गहरी नींद में थी। जबकि वो उठकर दरवाजा खोलने लगी तो देखा रुमान हाथ में शर्ट पकड़े इससे पूछ रहा था, ये तो मैंने कल आयजा को इस्त्री करने के लिए दी थी। सारा ने आंखों को मसलते हुए बताया। तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि शर्ट इससे दो? रुमान ने गुस्से में पूछा। नहीं, इसे नफी में सर हिलाते हुए कहा। तो तुमने इसे शर्ट क्यों दी, जब पता भी है कि इसे कपड़े इस्त्री करना नहीं आते? लेकिन सारी गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें काम करने का कहा। वो गुस्से में कहकर चला गया। रुमान, बात तो सुनो। वो उसके यूं गुस्सा करने पर इसे बुलाने लगी, मगर वो पीछे बगैर देखे चला गया। इसने बेड की तरफ आकर पानी का जग उठाया, राजा के ऊपर उंडेल दिया। तो वो चलाती हुई उठकर बैठ गई। तुम बचकर दिखाओ, उसने बेड से तकिया उठाकर इस पर उछालते हुए कहा। तो वो उसे घूरने लगी। तुम्हारी वजह से रुमान मुझसे नाराज हो गया, तुमने इसकी शर्ट जला दी। वो नमाकों से कहकर बेड पर बैठ गई। मैंने जानबूझकर नहीं जलाई, आजा ने इसके पास आकर कहा। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसने गुस्से से पूछा। मैं भूल गई थी, आजा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो वो गुस्से में वहां से चली गई, जबकि वो कुछ देर तो वहीं पर बैठी रही और फिर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। तुम फिक्र मत करो, मामा बाबा से बात करूंगा, वरदान ने कमरे से बाहर आकर फोन पर बात करते हुए कहा। तो वो मुंह पर हाथ रखे से देखने लगी, यानी वो दुरुस्त सोच रही थी। वरदान भाई, मुझे आपसे बात करनी है, आजा ने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा। तो वो इसकी तरफ देखने लगा और फिर कॉल काट कर वहीं पर खड़ा हो गया। हाँ कहो, इसने से घूरते हुए पूछा। मेरी दोस्त के भाई की सालगिरह है, आप मामा से इजाजत लेकर दें ताकि सारा और मैं जाएं, इसने अपने बालों को कान के पीछे रेसते हुए कहा। तो उसे गौर से देखने लगा। 5 फुट 2 इंच सफेद रंग ब्राउन गहरी झील जैसी आंखें, उसके इस वक्त बालों की ढीली पोनी बनाए कंधे पर दुपट्टा रखिए इसे अपनी तरफ मतवज्जो करने का सबब बन रही थी। इसने जल्दी से अपनी नजरों का जाविया तब्दील किया। तुम्हारी दोस्त के भाई की सालगिरह है तो तुम जाकर क्या करोगी? इसने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो दरअसल जब मेरी सालगिरह थी तो उसने मुझे चॉकलेट गिफ्ट की थी, अब मैं भी अपना उधार नहीं रखती तो उसे गिफ्ट देकर साफ बराबर करना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पागल तो नहीं होगी जो चॉकलेट देने के लिए सालगिरह पर जाओगी? इसने गुस्से में पूछा। इसका भाई अभी मैट्रिक क्लास में है, अगर आप कहें तो मैं तो आपके पैसों से इसे घड़ी भी गिफ्ट कर देती हूँ, उसने दांत निकालते हुए कहा। तो इसका दिल चाहा अपना सर पीड़ ले। कोई जोर नहीं है जाने की, और रही बात गिफ्ट की तो वो तुम साइन के हाथ भेज देना। वो इसे कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि वो अपने कंधे चाहती हुई लॉन्च में चली गई। वजाहत चौधरी और सजाद चौधरी दो भाई थे, दोनों इस्लामाबाद में रहते थे। वजाहत चौधरी की शादी अपनी कज़न स्कीना से हुई और दोनों के दो बच्चे थे। सबसे बड़ा 26 साल का वजदान, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। इसके बाद 20 साल की सायरा, जो अभी इंटर के पेपर्स देकर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। रुमान की पसंद से सायरा और इसकी मंगनी हुई थी। वजाहत चौधरी के से छोटा सजाद चौधरी था, इसकी शादी अपनी खालाजाद फायजा से हुई थी। वजाहत चौधरी से छोटा सजाद चौधरी था, इसकी शादी अपनी खालाजाद फायजा से हुई थी। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा 25 साल का रुमान, जो पढ़ाई मुकम्मल करके वजाहत साहब और सजाद साहब के साथ इनका बिजनेस संभाल रहा था। इसके बाद 20 साल की आयजा, जो सायरा की हम उम्र थी और अब रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। आयजा से छोटा और घर का शरारती बच्चा सैम था, जो कि मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था। इस्लामाबाद में मुकीमी जॉइंट फैमिली हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रही थी। आई एम सॉरी प्लीज रुमान, अपनी नाराजगी खत्म कर दो। वो डिनर करने के बाद जैसे ही कमरे में आए, जब सारा ने अंदर दाखिल होकर कहा, एक शर्त पर मैं अपनी नाराजगी खत्म करूंगा। रुमान ने इसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। कौन सी शर्त? इसने ना समझी से पूछा। मैं घर के बड़ों से शादी के मुतालिक बात करूंगा तो जवाब में तुम्हें हामी भरनी होगी, इसने बगैर किसी तमीद के कहा। तो वह हैरत के सबब से देखने लगी। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसने कहा। तो फिर ठीक है, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूंगा, उसने शादी लहजे में कहा। तो उसे देखने लगी। अगर तुमने किसी और लड़के से शादी करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसने लड़ाका औरतों की तरह दोनों बाजू
कमर पर रखते हुए कहा तो इसे हंसी आ गई। अच्छा तो फिर मान जाओ, रुमान ने कहा। तुमने कहा था तुम मुझे पढ़ने दोगे, इसने गुस्से से कहा। तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ, उसने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मैं सोच कर बताऊंगी, वो कहकर जाने लगी। जवाब हाँ में ही होना चाहिए। रुमान ने पीछे से हाँक लगाई तो वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो बड़ों से बात करने की घर से कमरे से बाहर चला गया। वो लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ होगी तो वजदान ने इसे बुलाया। क्या हुआ, इसने डरते हुए पूछा। किससे बात कर रही हो, वजदान ने इसके हाथ से मोबाइल छीन कर गुस्से में पूछा तो इसने अपना मोबाइल जल्दी से ले लिया। किसी से भी बात नहीं कर रही थी, इसने बुलंद आवाज में कहा। अच्छा तो फिर मुझे मोबाइल चेक करने दो, उसने लफ्जों को चबाते हुए कहा। मोबाइल क्यों दूं, ताकि तुम इसे चुड़ैल का नंबर निकाल कर इससे बात करो, इसने भुए सुकेड़े पूछा तो वो ना समझे से इसे देखने लगा। कौन सी चुड़ैल, उसने आईब्रो चाहकर पूछा तो वो खुद को कोसने लगी। वो जज्बाती होकर गुस्से में कह गई, वो हमारी पड़ोसन कह रही थी कि तुम्हारा नंबर दूं, तुम इससे अच्छे लगते हो, इसने नजरें झुकाते हुए बताया। तो तुम इससे मेरा नंबर दे देती, वजदान ने इसे गुस्सा दिलाने की गर्ज से कहा, और जानता था वो इससे अच्छी नहीं लगती। मैं इसे तुम्हारा नंबर क्यों दूं, इसने पिछली मर्तबा बैट बॉल में चीटिंग की थी और खिड़की का शीशा इसने तोड़ा। जब अंकल आए तो उसने हमारा नाम ले लिया। वो बोलना शुरू हुई तो बोलती गई, जब मैंने तुम दोनों को मना किया था कि इससे दोस्ती मत करो तो क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, अब जाकर सो जाओ, काफी वक्त हो गया, इसने अपने मोबाइल पर आई कॉल को अटेंड करते हुए कहा तो वो बगैर कुछ के कमरे की जानी बढ़ गई, जबकि वो कॉल पर बात करता हुआ अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से किचन में चला गया। उतरो, घर आ चुका है, वरदान की आवाज पर वो होश की दुनिया में आती हुई कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई और बगैर कुछ के अंदर की जाने बढ़ गई, जबकि वो भी इसके पीछे चला गया। आज दूसरा रोजा था तो इफ्तारी बनाने की गर्ज से किचन में चली गई। वो फ्रेश होकर लॉन्च में आया तो उसकी नज़र किचन में गई, जहां वो पसीने में शबू खड़ी काम कर रही थी। चूंकि वो फ्लैट में रहते थे तो किचन ओपन था। तुम ऐसा करो, फ्रूट काट लो और जूस बनाओ, बाकी कुछ मैं ऑर्डर करता हूँ, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा तो वो इसकी जानिब देखने लगी। मैं बना लूंगी, इसे धीमी आवाज में कहा। तुम्हें कुकिंग तो आती नहीं है, जिद कर रही हो, जो कहा है वही करो, उसने गुस्से में कहा तो वो इसकी तरफ देखने लगी, जो अब टीवी ऑन करके न्यूज़ सुन रहा था। इसकी आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा तो वो जल्दी से काम करने लगी। इफ्तारी करने के बाद वो नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया, जबकि वो नमाज पढ़ने के बाद लॉन्च में आकर बैठ के कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सोफे में बैठी अपनी सोचों में मसरूफ थी, जब वजदान की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो बाहर से अभी आया था, वो कह कर चला गया तो वो भी इसके पीछे चलेगी। कहो, इसने इतना ही कहने पर इत्तफा किया। मैं ईद के बाद माहम से शादी करने का इरादा रखता हूँ, तुम अभी किसी को मत बताना, मैं बाद में बता दूंगा। और हाँ, इसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रह सकती हो और चाहो तो इस्लामाबाद भी जा सकती हो। इसकी बात सुनकर इसके लिए वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। इसका दिल चाहा वो धाड़े मार कर रोए। वो इतनी आसानी से कैसे कह गया था, शादी के बाद तो अपने हमसफर से मोहब्बत हो जाती है तुम, मगर वो तो इसकी तरफ देखता ही नहीं था, तो गोया मोहब्बत कैसे करता। मुझे मामा बाबा से बात करनी है, इसे जब्त करते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस घर से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं करवा सकता, इसने अटल लहजे में कहा। मुझे इन सब की याद आ रही है, इसे नम लहजे में बताया तो उसे देखने लगा। मुझे मालूम है तुम इन्हें मेरी शिकायत देना चाहती हो, जब मैं दूसरी शादी कर लूँ इसके बाद जो दिल में आए करना, मगर अभी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, वो सख्त लहजे में कहकर मोबाइल में मसरूफ हो गया। वो जो हर बात में हाजिर जवाब होती थी, इसे कुछ ना कह सकी और खामोशी से कमरे में चली गई। इसने तिरछी नजरों से हाजा की तरफ देखा और कंधे चाक गया। रात के 11 बज रहे थे, मगर वो अभी कमरे में नहीं आई थी। वो बेड पर लेटा करवट पर करवट बदल रहा था। आज वो नहीं थी तो इससे इसकी कमी महसूस होने लगी। उठकर कमरे से बाहर चला गया, देखा तो वो लॉन्च में पड़े सोफे पर सो रही थी। वरदाने से उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठी। आजा उठो, कमरे में जाकर सो जाओ, ऐसे धीमे लहजे में कहा था। उठकर बैठ गई और बगैर से कुछ के कमरे के अंदर चली गई। इसकी नजरअंदाज करने पर इससे अपनी कही गई बात याद आई तो वो गहरा सांस खारिज करता हुआ कमरे में चला गया। सरी के वक्त भी वो खामोशी ही थी। इसके सामने खाने के लज़्मात रखकर वो किचन में चली गई। आजा मुझे चाय देना, वजदान ने जानबूझकर बात करने की गर्ज से कहा। मैंने चाय टेबल पर रख दी, इसने किचन से ही कहा तो उस बात में सरहल आ गया। वो सैरी करने के बाद लॉन्च में आई और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। तुमने खाना खाया, वरदान ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मगर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और टेबल से सामान उठाकर किचन में रखने गई। इसकी बात पर वो गुस्से में मुठियां बींच कर रह गया, मगर कुछ कहा नहीं, क्योंकि कल से अब तक वो अभी ही मुस्कुराई थी। अगले दिन इतवार था तो वजदान सहरी करके सो गया, जबकि उठकर बैठ गई तो उसकी नज़र वजदान के मोबाइल पर पड़ी। चाहते हुए भी इसने मोबाइल नहीं उठाया। इसे घर वालों की याद आने लगी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, आयजा की आवाज़ सुनकर इसे इससे पूछा। वैदान भाई,
मुझे आइसक्रीम खाने बाहर जाना है, मगर रुमान नहीं चल रहा। इसने अपनी नज़र न आने वाले आंसू साफ करते हुए कहा। तो सारा ने इसे आंख मारी। इसे हंसी तो बहुत आई, जिसे बरवकत इसने काबू कर लिया। इसमें रोने वाली क्या बात है? वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम है, मेरे साथ चलो। इसने अपना लैपटॉप टेबल पर रखते हुए कहा। तो उसका दिल चाहा खुशी से भंगड़े डाले। मैं तैयार होकर आती हूँ, उसने आशा से कहा और सारा को इशारा करते हुए कमरे में चली गई। वजदान, कहाँ जा रहे हो? उसकिना बेगम ने इससे पूछा। मामा, मुझे जरूरी काम है और आयजा और सारा को आइसक्रीम पार्लर लेकर जाना है। इसने मोबाइल को जेब में रखते हुए बताया। अभी तो आया है, कुछ देर आराम कर लेते। उन्होंने फिक्रमंद होते हुए कहा। मामा, आप परेशान मत हो, मैं वापस आकर आराम कर लूंगा। से मुस्कुराते हुए कहा। तो वो उस बात में सर हिलाकर किचन में चलेगी, जबकि इसने अपने कदम बाहर दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। वो कार को टेक लगाए इनका इंतजार वो कार की सीट को टेक लगाए इनका इंतजार का था। जब वो दोनों मुस्कुराती हुई आई। कार में बैठो, वो कहकर कार में जा बैठा। तो वो बैक सीट पर बैठ गई, जबकि सारा फ्रंट सीट पर बैठी। तो वजदान कार कोजन से ड्राइव कर गया बैठी तो वजदान कार को जन से ड्राइव कर गया। मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, आजा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, मैं आता हूँ। वजदान कहकर वहां से चला गया। तो वो दोनों बातें करने लगी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? 25 साल के लड़के ने इन दोनों को मुखातिब करके पूछा। तो वो इसकी जाने मतवज्जो ही। क्यों, तुम हमारी फूफो के बेटे हो जो यहाँ पर बैठोगे? आजा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो वो अच्छे घराने का लग रहा था, लेकिन हमारी तो फूफी है ही नहीं। सारा ने इसकी याद दहानी करवाई। तुम चुपचाप बैठी रहो, आजा ने इसे डांटते हुए कहा। तो उस लड़के के होंठों पर मुस्कुराहट आई। क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो? आजा ने इसे घूरते हुए पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वजदान ने इसकी सवाली निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, पर तुम्हें देखा तो तुमसे बात करने आया, मगर तुम दूसरी तरफ चले गए। तो मैं इनके पास आया, मगर तुम्हारी कज़न तो गुस्से में मेरी क्लास लेने लग की कोशिश कर रही थी। फिजा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तुमने हमें बताया तो नहीं कि तुम वजदान भाई के दोस्त हो? आयजा ने आइसक्रीम का कप उठाते हुए कहा। मैं बताने ही वाला था, मगर वजदान आ गया। इसने आयजा की तरफ देखते हुए कहा, जो अब इसे नजरअंदाज करके आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रही थी, जबकि वजदान का दिल चाहा फजान को यहाँ से भेज दे। वो कुछ देर से बातें करने के बाद चला गया। तो उसने इन दोनों को चलने को कहा। हमने समझा तुम हमें जिंगर बर्गर भी खिलाओगे, मगर तुम तो इंतहा के कंजूस आदमी हो। आयजा ने इसके पीछे आते हुए बुलंद आवाज में कहा। तो वो कार के पास खड़ा हुआ। हो गया, तमीज से बात करो, पूरे 6 साल तुमसे बड़ा हूँ। वरदान ने शहादत की उंगली उठाते हुए इसे बावर करवाया। बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। मैं तो समझ रही थी तुम बूढ़े आदमी हो जो हर वक्त बच्चों को डांटता रहता है। आयजा ने मुंह के जावी बनाते हुए कहा। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वरदान ने गुस्से में कहा। भाई चलें। सारा की आवाज़ सुनकर वो कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बदतमीज व बड़बड़ाती हुई बैक सीट पर बैठ गई। तो सारा नफी में सर हिलाकर वजदान के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। इनके बैठने के बाद इसने कार को स्पीड में ड्राइव किया। मामा, अपने इस मोटे बेटे को समझाए, मेरी चॉकलेट खा गया है। हैजा ने लॉन्च में आकर फायजा बेगम से कहा। तो वो इनको दोनों को घूरने लगी। खुद तो जजल के पतली हो गई हो, हम जैसे हैंडसम लड़के से मत जलो। साइम ने सीढ़ियों की तरफ जाकर बुलंद आवाज में कहा। तो इसके पीछे भागी। मोटे, आज तुम मुझसे बचकर दिखाओ, हैजा ने जीने चढ़ते हुए कहा। तो वो मुंह बनाकर कमरे की जानी बढ़ गए, जबकि वो इसके पीछे की से कबल के वो इसके कमरे में जाती इसका टकराव हो गया। वो धड़म की आवाज से नीचे गिर गई। मामा, इसने बुलंद आवाज से कहा। तो वो दोनों बाजू फोल्ड की करके से देखने लगा। देख कर चला करो, वो सख्त लहजे में कहकर सीढ़ियों की जानी बढ़ गए, जाके वो इसे मुख्तलिफ अलकबा से नवाजती हुई उठकर कमरे में चली गई। घर के बड़े ड्राइंग रूम में बैठे मीटिंग कर रहे थे, जबकि वो तीनों इस वक्त लॉन्च में खड़े ठहर रहे थे। मुझे लग रहा है तुम्हारी शादी की बात हो रही है, आयजा ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाते हुए कहा। तो सारा ने गुस्से से घुरा। शुक्र है, एक मुसीबत से तो जान छूटेगी। साइम ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटे, तुम चुप रहो, सारा ने इसका कान पकड़ते हुए कहा। तो वो दबी हुई आवाज में चीख उठा। मेरी दोस्त की शादी है, आयजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो शर्मा कर नजरें झुका कि अच्छा, अब मुझसे तो मत शर्माओ। आयजा ने इसे छेड़ते हुए कहा। क्या मसला है? मैं जा रही हूँ, सारा ने चिढ़ने के अंदाज में कहा। तभी कमरे से चलाने की आवाजें आने लगी। वो तीनों दरवाजे के पास जाकर सुनने लगे। वजदान के चलाने की आवाजें आ रही थी। मम्मा, मैं चाहता हूँ इससे कबल मेरी शादी करवाएं। रुमा ने इन सब की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो सब हैरान होकर देखने लगे, इसके बाद फाजा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। मैं भी चाहती हूँ मेरे बेटे की शादी हो जाए। इनके मुस्कुराकर कहने पर इनकी तरफ देखने लगा। हम पहले सारा से पूछेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे, वजाहत साहब ने रौबदार लहजे में कहा। जी भाई, जैसा आपको ठीक लगे, सजाद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने एक और फैसला भी किया है, हम चाहते हैं रुमान और सारा की शादी के साथ वजदान और आयजा की भी शादी हो जाए, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। वजह साहब को कहकर खामोश हो गए, जबकि फायजा बेगम ने सजाद साहब की तरफ देखा। खुशी की रमक इनके चेहरे पर आई थी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं महम से शादी करना चाहता हूँ, वरदान ने दबी हुई आवाज में कहा। हमने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते, तो इस बात को अपने ज़हन से निकाल दो। वजह साहब ने खड़े होकर अटल लहजे में कहा। मैं महम को पसंद करता हूँ, इसी से शादी करूंगा, वरदान ने गुस्से में कहा। तो रोमान इसके पास आया। क्या हो गया है? तुम तायाबू से इस लहजे में बात कर रहे हो? उसे संजीदगी से कहा। तो वो इसका हाथ झटक कर दूर हो गया।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज़ा से शादी नहीं करूंगा। 6 साल मुझसे छोटी है और मुझे इससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने देखा है कोई काम ढंग से नहीं करती है, वजदा ने तीखे लहजे में कहा। तो कमरे में खामोशी छा गई। वो इसके सामने खड़ा इसकी बहन के बारे में कह रहा था। जबान संभाल कर बात करो, अगर तुमने शादी नहीं करनी तो ठीक है, मगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। रुमान ने इसे शहादत की उंगली उठाते हुए कहा। वजदान, हमने बहुत पहले से ही आयजा और तुम्हारी बात तय की थी, और तुमने इस गैर लड़की से शादी की तो हम तुमसे सारे ताल्लुकात तोड़ देंगे। वजह साहब ने गुस्से में इसे बावर करवाया। बाबा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करे? मैंने आयजा को हमेशा अपनी बहन की माने समझा है। मामा, आप भी पापा को समझाएं। वजदान कहकर सकीना बेगम की तरफ गया तो उसे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, सोच समझ कर हमें बताना। हम रुमान और सारा की शादी के साथ ही तुम्हारी और राजा की शादी भी करवाना चाहते हैं। कहते हैं औलाद तो बूढ़े माँ बाप का सहारा होती है, मगर मुझे लग रहा है तुम इस गैर लड़की की वजह से हमें छोड़कर चले जाओगे। वजदान साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा। और वो सोफे पर बैठ के तो सजाद साहब और रोमान इसके पास आए, जबकि वो गुस्से में लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गए। अपने बारे में वजदान के मुंह से ये सब सुनकर वो रोती हुई कमरे में चली गई तो सारा भी इसके पीछे गई। मोबाइल की रिंगटोन से इसकी सोचों का तसलसल टूटा। इसने अपने आंसू साफ किए और टेबल से मोबाइल उठाकर देखा तो माहम की कॉल थी। इसे ना चाहते हुए भी मोबाइल को रखकर वजदान को उठाया तो वो कुछ देर बाद उठकर जैसे मोबाइल लेकर कॉल पर बात करने लगा। वो जैसे अपनी जज्बात और एहसास जाहिर नहीं करना चाहती थी, तभी चेहरे पर बगैर कोई तासुर रखे बैठी रही। सुनो, आज अफ्तारी में फैजान और माहम को मैंने दावत दी है, तुम तैयारी कर लेना। इसने कॉल काट कर इसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी तबीयत खराब है और वैसे भी तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तो तुम खुद ही तैयारी कर लेना। वो गुस्से से कहकर बेड से उठने लगी। जब वजदान की बात सुनकर इसके अपने कदम रुक दिए। तुम शायद ये बात भूल गई हो, तुम इस वक्त मेरे घर में रहायश पजीर हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इस्लामाबाद भेज सकता हूँ। फिर घर वालों को जवाब देना कि मैंने अपने शोहर के काम नहीं किए, इसने मुझे यहाँ भेज दिया। वो गुस्से में फनकारा था। शोहर किस शोहर की बात कर रहे हो जिसने कभी अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा ही नहीं है? कहते हैं निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है, निकाह के बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। मगर तुम तो अभी भी इस लड़की के पीछे भाग रहे हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। पता है, तुम जैसे पत्थर दिल और खुदगर्ज आदमी के दिल में निकाह के बाद भी मोहब्बत जैसे एहसास पैदा नहीं होते। वो कब से बर्दाश्त की ये बातों को आज इस पर आशना कर गई थी, जबकि वो हैरत से देख रहा था। शरारती सी आयजा इसे बहुत कुछ समझा गई थी। वो पहली बार इसे अपनी उम्र से बड़ी लगी थी। इसके बाद वो वहां पर रुकी नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गई। वो इसके रवैये पर नासमझी से सोचने लगा। सुबह से वो ड्राइंग रूम में दरवाजा बंद करके बैठी हुई थी। वो लॉन्च में बैठी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो इससे मोहब्बत नहीं करती तो आज तलक क्यों हो गई थी। इसके मोबाइल पर सारा की कॉल आई तो उसने कुछ देर के बाद अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? इसने खुश होते हुए इस्लाम किया। बहुत दिनों के बाद वजदान ने इसकी कॉल अटेंड की थी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? वजदान ने बेखुदी में इससे पूछ लिया। सब ठीक है और आप दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप तो आ जाए ना, सारा ने नम आवाज़ में कहा। बाबा और मामा ने मेरे हक में फैसला नहीं किया था, इसलिए मैं नहीं आ सकता। इसने कहा। भाई आयजा, इसका क्या कसूर है? वो तो कम उम्र थी और इसे अपनी उम्र का लड़का भी तो मिल सकता था ना। मगर इसने बड़ों की बात मानकर आपसे शादी की और अब आप अभी तक नाराज हैं। सारा ने इसे समझाने की कोशिश की थी। आयजा मेरी पसंद नहीं है और तुम ये बात अच्छी तरह समझ सकती हो कि मनपसंद शख्स के साथ जिंदगी आसानी से गुजारी जा सकती है। वो अपने ही ख्यालों में कह रहा था जब इसकी नज़र ड्राइंग रूम के दरवाजे पर गई। वो स्पाट चेहरों के साथ वहां पर खड़ी थी। वो अपनी नज़रों का जाविया तब्दील करके सारा से बात करने लगा, जबकि वो किचन में चली गई। तुम इफ्तारी बना रही हो क्या? वजदा ने किचन में आकर से पूछा। हाँ, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरे बड़ों ने सिखाया है कि घर में चाहे दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, इसकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी वजह से काम कर रही हूँ। वो लफ्ज़ों को चबाकर कहती हुई अपने काम में मसरूफ होगी, जबकि वो इस वक्त शहद के छत्ते में हाथ डालकर खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए सबर का घूंट पीकर किचन से बाहर निकल गया। शाम के 6 बजे फैजान और उसकी बीवी इकरा और माहम आए तो वजदान ने उनको लॉन्च में बढ़ाया। वो चारों यूनिवर्सिटी के दोस्त थे और तब से एक दूसरे से मिलते रहते थे। आजा ने लॉन्च में आकर इनको सलाम किया तो माहम ने इसे गौर से देखा। सफ़ेद रंग की शॉर्ट फ्रॉक पर पजामा और लाल रंग का दुपट्टा सर पर पहने, बालों को कैचे में मुकीद किए, सफ़ेद रंग और दूसरों को अपनी तरफ खींचने का सबब बनती थी। तभी फजान भी मुस्कुरा के से बात करने लगा तो वजदान ने आजा की तरफ देखा। वो भी मुस्कुरा के से बात कर रही थी तो ना जाने क्यों से जलन महसूस हुई। आजा, मेरा मोबाइल लेकर आना, वजदान से वहां से भेजने की गर्ज से कहा तो वो बगैर इसकी तरफ देखे कमरे में चली गई। वजदान, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, इकरा ने कहा तो माहम को गुस्सा ही आ गया। अब वजदान से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है, माहम ने मुंह के जावी बनाते हुए कहा तो वो तीनों हंसने लगे।
आज ऐसे मोबाइल देकर किचन में गई तो इकरा भी इसके पास चली गई। वरदान इनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और इन दोनों ने लज़्मात रखना शुरू किए। बैठ जाएं, इफ्तारी का वक्त हो गया है। वो जूस रखकर जैसे जाने लगी, जब फजान ने इससे कहा तो वो बगैर कुछ के कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जैसे ही लाहौर शहर में इफ्तारी का वक्त हुआ तो उन्होंने दुआ पढ़कर इफ्तारी की। आयजा ने महम के आगे पकौड़ों की प्लेट रखी और खुद खाने की जाने मतवज्जो हुई। इतनी तेज मिर्च कौन डालता है? महम ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा। क्या हुआ महम? वरदान ने नासमझी से पूछा। तुम्हारी बीवी ने इतनी तेज मिर्च डाली है? इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। पकोड़े तो बहुत चटपटे बनाए हैं, तेज मिर्च तो नहीं है। इकरा इसकी तरफ देखते हुए कहा तो फैजान और वजदान भी इस बात में सर हिला के, जबकि आजाद से अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। इसने जानबूझकर इसके लिए अलहदा पकौड़े फ्राई किए थे जिसमें इसने भर भर कर लाल मिर्चें डाली थी। वजदान ने मैं फिर कभी आऊंगी, इसने खड़े होकर कहा तो फैजान और इकरा भी खड़े हुए। आप लोग तो बैठ जाएं। आयजा ने फैजान और इकरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुकिंग बहुत अच्छी की थी, अब हम चलते हैं, इकरा ने कहा और इससे मिलकर चली गई। जबकि वो कमरे में गई और मुंह पर हाथ रखकर जो हंसी तो हंसती चली गई। तो ये सब तुमने किया है? वरदान ने कमरे में दाखिल होकर आईब्रो चाकर पूछा तो इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। हाँ मैंने किया है, इसने फखरी अंदाज में बताया। तुम्हें इससे जलन हो रही थी क्या? वजदान ने पूछा। इस मेकअप की दुकान से मैं जलूंगी? इसने कहकर लगाते हुए कहा। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो इसे कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मेकअप की दुकान? अल्लाह करे तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, तुम्हारे पाउडर की जगह लाल मिर्च हो और तुम्हें मोटा शोहर मिले। वो जैला बड़बड़ाती जबकि कमरे से निकलते हुए वरदान इसकी बड़बड़ाहट सुनकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आज 15वां रोजा था। वरदान जॉब पर गया हुआ था जबकि वो कुताई से घर का काम करके लॉन्च में बैठ गई। वो जो घर में जानबूझकर काम नहीं करती थी, लाहौर आने के बाद सारा काम सीख गई थी। इसके दिल में मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे थे। मगर वजदान वो तो दूसरी शादी करने का इरादा किए बैठा था। वो सोफे पर बैठी आंखें मूंद की। 2 दिन बाद वजदान जॉब से वापस आया तो सकीना बेगम और फायजा बेगम ने लॉन्च में बैठी हुई थी। वो इनको सलाम करके कमरे में जाने लगा जब सकीना बेगम की बात सुनकर वहीं रुक गया। वजदान तुम नाराज हो? इसने वजह से कहा है। वो तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवाए मगर वो इसके खिलाफ है। तुम एक बार सोच लो, आयजा बहुत अच्छी बच्ची है, तुम इसके साथ अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हो। सकीना बेगम ने सोफे से उठकर इसके पास आकर कहा तो वो हैरानी से इनकी जानिब देखने लगा। मामा मैंने कुछ महीने कबल अभी महम के बारे में ही बात की थी, तब आप दोनों ने कहा था कि सोच कर बताएंगे और आप इनकार कर रहे हैं। वरदान ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो फायजा बेगम वहां से चलेगी जबकि सकीना बेगम ने नम आंखों से इनकी तरफ देखा। वरदान तुम एक गैर लड़की की वजह से अपने बाबा सजाद भाई और फायजा का दिल दुखा रहे हो, इन पर क्या गुजरी है? तुम इनकी बेटी के बारे में कह रहे हो? सकीना बेगम ने गुस्से में कहा तो वो इनकी तरफ देखने लगा। वो आयजा की वजह से इसे महम से शादी करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो गुस्से में सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया और धड़म की आवाज से दरवाजा खोलकर इसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वह बेड से उठ खड़ी हो गई। तुम्हारी वजह से बाबा मुझसे नाराज हो गए हैं। तुम अभी के अभी जाकर इनसे कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वजदान ने फंकारते हुए कहा। वजदान भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके धीमे लहजे में कहा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम अनजान भर रही हो। वो तल्ख लहजे में कह के इसकी तरफ बढ़ने लगा, देखने लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। पहले ही तायबू की तबीयत खराब है, मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से परेशान हो। आयजा ने अटल लहजे में कहा तो इसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। इसका मतलब है तुम इनकार नहीं करोगे? उसने भैंस फेंटते हुए पूछा तो वो नफी में सरह ला गई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जाकर इनकार करो वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी। वरदान ने नरम लहजे में कहा। शायद वो इसकी बात मान जाए। मैं इनकार नहीं करूंगी, आयजा ने कहा तो उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने हाथा किया। तुम मुझसे चैलेंज कर रही हो तो फिर ठीक है, आगे देखना क्या होता है, इसने तल्खी से कहा। वरदान भाई आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसने शासगी से पूछा। अब भाई मत कहो क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर चला गया जबकि उसके रवैये के बारे में सोचती रह गई। रात के डिनर पर वो सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे जब वरदान इन सब की तरफ देखकर अपनी बात का आगाज किया। मैं आयजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, इसने धीमे लहजे में कहा तो सब इसकी जानिब देखने लगे। कौन सी शर्त? वजह साहब ने ना समझी से पूछा। शादी के बाद मैं आयजा के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा और मेरी मर्जी के बगैर आयजा से मिलने कोई नहीं आएगा, इसने आस्था से बात करते हुए कहा तो सब इसकी तरफ देखने लगे जबकि रुमान गुस्से में खड़ा हो गया। हम तुम्हारी मिन्नत नहीं कर रहे, आजा से शादी करो, मेरी बहन को तुमसे अच्छा लड़का मिल सकता है। रुमान ने इसका कॉलर पकड़ते हुए कहा तो वो खड़ा हो गया। हाँ मगर बाबा ने कहा है कि हम दोनों की बात बहुत पहले तय हुई है, तुम तो इसकी शादी मुझसे ही होगी। वरदान ने स्पार्ट चेहरे से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो सकीना बेगम समेत सब इसे देखने लगे। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त कबूल है, हम भी देखते हैं कि आखिर कब तक तुम अपनी मनमानी करते हो, मगर याद रखना अगर हमारी बेटी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई या फिर इसकी आंखों में भी आंसू है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वजह साहब ने खड़े होकर गुस्से में कहा और वहां से चले गए। सजा साहब ने इस पर एक निगाह डाली और उठकर चले गए। तुम दोनों बर्तन समेट कर सो जाना, सकीना बेगम कहकर चलेगी तो आजा ने बर्तन उठाए और किचन में चलेगी जबकि वरदान ने सारा की तरफ देखा जो शिकायत भरी नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। आजा से को मेरे कमरे में एक चाय का कप देकर जाए, इसने कहा और वहां से चला गया तो वो उठकर किचन में चलेगी। आजा भाई ने कहा है कि इनके कमरे में चाय देकर जाओ, सारा ने इसके साथ खड़े होकर बताया। सारा में इस खड़ूस
कि कमरे में नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या बोल रहा था। इसने बर्तन रखते हुए कहा, आयजा प्लीज चली जाओ, तुम्हें तो पता है भाई जल्दी गुस्से करते हैं। इसने चाय के लिए पानी रखते हुए कहा, सारा मैं इस इंसान से शादी कैसे करूंगी? मैं तो हमेशा इसे अपना भाई समझती आई हूँ। बाबा और ताया वो पता नहीं क्यों चाहते हैं कि मेरी सबसे शादी हो जाए। इसने उदास लहजे में कहा, तुम परेशान मत हो, हमारे बड़े सोच समझ कर ही हमारे लिए फैसला करते हैं और कभी कभार वालदेन के फैसले औलाद के लिए बेहतरीन साबित होते हैं, इसलिए तुम उदास मत हो। सारे ने कहा तो वो गहरी सोच में मुब्तला हो गई। और वरदान भाई वो तो किसी और से मोहब्बत करते हैं, आयजा ने पुरसोच अंदाज में कहा तो सारा जोर से हंसने लगी। अब तो भाई मत कहो, वो तुम्हारे होने वाले शोहर हैं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। आयजा ने मुंह बसूर कर कहा तो वो चाय बनाने लगी। तुम चाय देकर आना, मैं कमरे में जा रही हूँ। सारा ने डाइनिंग टेबल पर बर्तन उठाकर धोए और कुछ देर इसके साथ बातें करने के बाद कमरे में चली गई तो इसने कप में चाय निकाली और ट्रे पर रखकर वजदान के कमरे की जानी बढ़ गई। आ जाओ। इसने जैसे ही दरवाजा नॉक किया तो अंदर से इसकी आवाज आई। वो गहरा सांस हवाओं के सबूत करती हुई अंदर गई तो लैपटॉप पर वो काम करने में मगन था। वो आस्ते से चलती हुई बेड की तरफ गई तो उसने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो चाय का कप रखकर जैसे ही जाने लगी, वजदान ने इसे रोका। बैठो, इसने हुक्मिया लहजे में कहा तो वो बेड के कोने पर बैठ की, क्या हुआ जल्दी बोलो, सारा मेरा इंतजार कर रही होगी। इसने बगैर इसकी तरफ देखे कहा तो उसने चाय का कप उठाया। तो मैं इस रिश्ते से कोई मसला तो नहीं है? वजदान ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। बड़ों ने फैसला किया तो हमारे लिए बेहतर होगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। मैं हमसे मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ बाबा की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ। उसने तीखे लहजे में कहा, तो फिर इनकार ही कर लो। मैं कौन सा तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। उसने बेड से उठकर बगैर इसकी परवाह किए कहा तो वो इसकी दीदा दलेरी पर इसे देखने लगा। तुम कुछ ज्यादा बोलने लग गई हो, ये मत बोलो कि तुम शादी के बाद यहाँ पर नहीं रहोगी। वजदान ने से धमकी देते हुए कहा, तुम जैसा खड़ूस धमकी देने के अलावा और कर ही क्या सकता है? मगर याद रखना, मैं भी आयजा साजिद हूँ, अच्छे से तुम्हें जवाब दे सकती हूँ। उसने एक अदा से कहा तो वो गुस्से में से घूरने लगा। आयजा अच्छा अब डांटना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। इससे कबल के वो वाकई कुछ कहता वो शर्मा कर इसे जिद करने के लिए कहती हुई कमरे से बाहर चलेगी, जबकि वो गुस्से में बीचों ताप खाकर रह गया। अगले दिन वजह साहब ने शादी की तारीख तय की तो घर में शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। सकीना बेगम और फायजा बेगम शॉपिंग के लिए बाजार चली गई, जबकि मर्द हजरात नौकरी पर चले गए। साइम ने स्कूल से आकर अपना बैग लॉन्च में रखा और आयजा को बुलंद आवाज में पुकारने लगा। आयजा, इसने बेताबी से कहा तो वो कमरे से बाहर है। क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? इसने गुस्से से में पूछा। हमारी परसों छत पर खड़ी बैट बॉल खेल रही है और इस दिन मेरी बॉल जो इनकी छत पर गई थी वो इसी के हाथ में। इसने एक ही सांस में बताया। तुम्हें किसने बताया? इसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। मैंने खुद देखा है, वो अपने भाई को बुला रही थी और इसके हाथ में बॉल थी। इसने मुंह के जाविये बनाते हुए बताया। अच्छा तो फिर चलो आज ये मुझसे बचकर दिखाया। वो कमर पर हाथ रखकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई तो सारा ने किचन से बाहर निकले इन दोनों की जानिब देखा। इनका कुछ नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाती हुई किचन के अंदर चली गई। ए मोटी, हमारा बोल दो। सामने दीवार के करीब जाकर कहा तो वो लड़की गुस्से में से देखने लगी। मोटी किससे कहा? इसने गुस्से में पूछा। तुम्हारे अलावा और कोई मोटी दिख रही है क्या? सामने मुस्कुराते हुए पूछा। बदतमीज, मोटी होगी तुम्हारी बहन, तुम्हारी कजन, तुम्हारी होने वाली बीवी। अब कहा ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गुस्से में चलाते हुए कहा तो सामने से चढ़ाने के लिए हंसने लगा। तुमने मुझे और सारा को मोटी कहा? तुम खुद होगी मोटी, सारा दिन खाती रहती हो और आई बड़ी मोटी कहने वाली। आयजा ने इसकी तरफ देकर कहा तो वो गुस्से में सुर्ख होगी। तुम भी खाओ, किसने मना किया है? मगर मुझे नजर लगाने की हरगिज जरूरत नहीं है। इसने फखरी अंदाज में कहा तो वो गुस्से में पहलू बदल गई। इससे कबल के वो कुछ कहती है वजदान की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों बाजू फोल्ड किए से घूर रहा था। आजा नीचे चलो, उसने लफ्ज़ों कुछ बातें हुए कहा। पहले मैं इससे अपना बोल लूंगी, इसके बाद ही जाऊंगी। इसने आस्था से कहा तो वो लड़की वहां से चलेगी, जबकि वरदान को देखकर साइम भी वहां से चला गया। तुम्हें समझ नहीं आई क्या? नीचे चलो। वो गुस्से में दौड़ा था और कुछ देर कबल ही घर आया तो सारा ने इसका दरवाजा खोला और पानी का गिलास दिया तो उसने सबके बारे में पूछा। सारा ने इसे सबके बारे में बताने के बाद आयजा और सैम का बताया तो वो छत पर चला है। वहां पर आयजा को झगड़ते देखकर इसे गुस्सा ही आ गया था, तभी से बुलाया। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई जैसे ही जाने लगी, जब वरदान की आवाज सुनकर रुकी। आइंदा के बाद मैं तुम्हें यूं झगड़ते हुए ना देखूं, और हाँ, ये बॉल यहाँ मत रखना। वरदान ने से कड़े तेवर लिए देखकर कहा और इसके बालों की लट की तरफ इशारा किया तो वो इसे घूर कर रहेगी। तुमसे पूछकर मैं कुछ नहीं करूंगी। वो मुंह बनाकर कहती हुई वहां से चलेगी तो वो कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद गहरा सांस हवा के सबूत करता हुआ सीढ़ी की जाने बढ़ गया। घर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रुमान को सारा के लिए बहुत खुशी हो रही थी। वो हमेशा के लिए इसकी होने वाली थी, मगर आयजा के बारे में सोचकर न जाने वरदान इसे खुश रखेगा या रखेगा भी या नहीं, ये सब सोचकर इसे उदासी होने लगी। बड़ों के फैसले की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। मयूं और मेहंदी की रस्म घर में की गई थी, जबकि आज दोनों की बारात थी। इस्लामाबाद में मौजूद बड़े से हॉल में शादी की तकरीब रखी गई थी। सारे मेहमान और रिश्तेदार हॉल में आ चुके थे।
आयजा लाल रंग के चोली लहंगे, सर पर बड़ा सा लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े, डार्क मेकअप, हैवी ज्वेलरी, हाथों में मेहंदी और बड़ी बड़ी चूड़ियां। वो दिखने में अपनी उम्र से खासी बड़ी लग रही थी, जबकि सायरा मेहरून रंग का चोली लहंगा पहने, मेहरून ही रंग का दुपट्टा सर पर पहने, डार्क मेकअप और हैवी ज्वेलरी पहने वो दोनों लड़कियों के साथ आई और सोफे पर बैठ गई। इनके आने के कुछ देर बाद ही बारात का शोर उठा। सकीना बेगम, वजह साहब, साइम और इनके कुछ रिश्तेदार बारात लेकर आए थे। फायजा बेगम और सजाद सजा साहब ने मुस्कुराकर लड़कियों के साथ इन पर फूल चावर किए। वरदान और रोमान सफेद रंग का सूट जेब तन किए, बालों को जेल से सेट किए, स्टेज की तरफ चले। फिर मुस्कुराकर सोफे पर बैठे तो लोग इनसे मिलने आए। वरदान ने अपनी बराबर में नजर दौड़ाई तो हैरान ही रह गया। वो इससे खूबसूरत लगी थी, मगर इसने जल्दी से अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। रोमान ने सोफे पर बैठने के बाद मुस्कुराकर सारा से बात कर रहा था, जबकि वो शमा के इसकी बातों का जवाब में सर झुका गई। वो इस वक्त वरदान के कमरे में बैठी हुई उसका मजाक कर रही थी। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कमरा इसकी पसंद के मुताबिक सेट किया गया था। तभी वरदान कमरे में दाखिल हुआ तो वो घूंघट को नीचे करके बैठ गई। किस खुशी में मेरा इंतजार कर रही हो? वरदान ने बेड पर बैठकर तरह लहजे में कहा तो वो अपना घूंघट हटाकर इसे देखने लगी। मैंने कब तुम्हारा इंतजार किया? इसने अपनी पलकों को फैलाते हुए पूछा तो वो जल्दी से अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर गया। वो इस वक्त इसे अपनी जानिब खींच रही थी। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्यों बैठी हो? उसने आईब्रो जाकर पूछा। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती क्या? इसे सवाली नजरों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। यूं मेकअप किए तैयार होकर नहीं बैठ सकती? वरदान ने कहा तो अपना लहंगा पकड़कर बेड से खड़ी हो गई। इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी जूती उतारी और फिर अपने बैग की तलाश में इर्द गिर्द देखने लगी, मगर बैग वहां पर नहीं था। मेरा बैग कहाँ है? इसने वरदान की तरफ देखकर पूछा। वार्डरोब में है। इसने ड्रेसिंग टेबल पर अपनी वॉच रखते हुए बताया तो वो वार्डरोब खोलकर अपने कपड़ों की तलाश में इर्द गिर्द देखने लगी और कपड़े मिल जाने के बाद वॉशरूम में चलेगी। वो बैग निकालकर इसमें अपने कपड़े और जरूरत की चीजें रखने लगा और दूसरा बैग उठाकर इसमें आजा के कपड़े निकालकर रखने लगा। तभी वो वॉशरूम से निकलकर बाहर लहंगे को वार्डरोब में रखा। वजदान भा आप कहाँ जा रहे हैं? इसने जमाई लेते हुए पूछा। क्या कहा? फिर से कहना। इसने बैग की जिप बंद करके पूछा तो वो नासमझी से देखने लगी। वजदान भा वो अभी कह ही रही थी कि जब इसे समझ आने पर जबान दांतों तले दबा गई। शायद तुम भूल गई हो कि कुछ घंटे कबल ही हमारा निकाह हुआ है। वजदान ने इसे याद दिलाया। वो तो मैं तो इसे समझ नहीं आई कि क्या जवाब दे। अब ऐसी गलती मत करना और जाकर सो जाओ, कल हमें लाहौर जाना है। उसने कहा। लेकिन हमारा घर तो ये है। इसने पुरसोच अंदाज में कहा। मैंने लाहौर में घर ले लिया है और तुम मेरी बीवी हो तो तुम मेरे साथ वहीं पर होगी। वरदान ने इसकी तरफ देखकर कहा और वॉशरूम की जानी बढ़ गई, जबकि वो इसकी बात समझ कर इससे कोसती हुई बेड पर लेटकर अपने ऊपर चादर तान गई। वो कुछ देर बाद बाहर आए तो इसे बेड पर लेटे देखकर इससे गुस्सा ही आ गया। आयजा उठो, जाकर सोफे पर लेटो, यहाँ मैं सोता हूँ। वरदान ने इसके सामने खड़े होकर कहा, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया और सोती रही। उठो, वरदान ने दोबारा से कहा, मगर टिस्से मिस ना हुई तो उसने समझा वो सो गई है तो लाइट बंद करके बेड के कोने पर लेट गया, जबकि आयजा ने बामुश्किल अपनी हंसी काबू की। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। जब इसकी आवाज सुनकर जानबूझकर सोने की अदाकारी की। इसे तंग भी तो करना था। इसने इसके सोने के बाद वो भी दूसरी साइड कवर बदल कर लेट गई। सुबह नाश्ते के वक्त वो वरदान के हमरा आई और सलाम करके बैठ गई तो सकीना बेगम और फायजा बेगम ने इससे वरदान के रवैये के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराकर सब ठीक है का बता के कुछ देर बाद रोमान और सारा भी मुस्कुराते हुए आए और कुर्सी घसीट कर बैठ के। मामा बाबा, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। वरदान ने धीमे अंदाज में बताया। क्यों? वजह साहब ने यक लफ्जी पूछा। मैंने वहां पर घर लिया है और मेरा काम भी अब लाहौर में है। मैं इसने बताया तो सबकी तरफ देखने लगे। वरदान, तुम्हें मालूम तो है कि आजा कभी हमारे बगैर कहीं भी नहीं गई है, तो फिर वो कैसे वहां पर क्याम करेगी? ख्वाजा बेगम ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। चाची आप फिक्र मत करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। वरदान ने आजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी। ताया अबू बाबा, अगर इसकी वजह से मेरी बहन को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और रोमान ने इसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा तो फीकी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए से देखने लगा। आजा मेरी बीवी और मैं जानता हूँ मुझे इसका ख्याल रखना है। इसने ब्रेड जैम लगाते हुए कहा तो सजाद साहब ने इसकी तरफ देखा। हमें उम्मीद है तुम आजा का ख्याल रखोगे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे। सजाद साहब ने नाश्ता करते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर इस बात में सरहल आ गया तो सब खाना खाने की जानिब मतवज्जो हो गए। नाश्ता करने के बाद वो सब से मिलकर रोती हुई इसके साथ कार में बैठ गई तो उसने कार ड्राइव करना स्टार्ट की। वो डैशबोर्ड पर सर रखे रो रही थी जब वरदान की आवाज़ पर इसकी जानिब देने लगी। अपना मोबाइल देना। इसे तीखी आंखों से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो आयजा ने पर्स से मोबाइल निकाल कर इसे दे दिया। वरदान ने इसके मोबाइल से सिम निकाली और मोबाइल को अपनी जेब में रख दी, जबकि वो हैरान होकर इसे देखने लगी। तुमने सिम क्यों निकाली? मेरा मोबाइल वापस करो। आयजा ने गुस्से में कहा। तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं होगी, इसलिए ये मेरे पास ही रहेगा। वजदान ने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। मुझे मोबाइल दो, मैंने घर वालों से बात करनी है। आयजा ने चिढ़ते हुए कहा। आज से हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी से बात नहीं कर सकती। वजदान ने इसकी तरफ देखकर कहा तो वो
कुछ देर खामोश रही। वो एक लड़की के ना मिलने पर अपने सगे खून के रिश्तों से ताल्लुक तोड़ने की बात कर रहा था। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी तो वो अपना रुख खिड़की की जानिब करके बाहर के मनाजिर देखने लगी। मुझे भूख लगी है, कुछ देर बाद आयजा ने इसकी तरफ देखते हुए बताया। तो मैं क्या करूं? वरदान ने आईब्रो जाकर पूछा। गाड़ी रोको, मैं खुद रेस्टोरेंट जाऊंगी। और हाँ, अब ये मत कहना कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मुझे तायाब और बाबा ने पैसे दिए हैं। इसे अपने ख्यालों में कहा तो इसका दिल चाहा अपना सर पीड़ ले। अभी खामोशी से बैठे हो, जब रेस्टोरेंट आएगा तो मैं कार रोक दूंगा। से तंग होते हुए कहा तो वो मुंह बसूर कर बैठ गई। वजदान ने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकोज करी। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आई तो वो कॉल अटेंड करके बात करने लगा। इनकी गाड़ी आबादी से कुछ दूर थी। इसने कॉल काट कर मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और तीखी नजरों से आयजा की तरफ देखा। वो आंखें मूंदे सो रही थी और गहरा सांस हवा के सबूत करता हुआ वो ड्राइविंग करने लगा। आयजा घर से चली गई है तो देखो कितनी खामोशी छा गई है। अभी इसकी उम्र ही क्या थी जो इतने जल्दी शादी करवा दी। फायजा बेगम ने रोते हुए कहा, हमने बिल्कुल ठीक ही फैसला किया है। बेटी अपने घर की हो जाए तो वालिदैन को परेशानी नहीं होती। वैसे भी वजदान अच्छा लड़का है, इसे खुश रखेगा। सजा साहब ने पुरसुकून होकर कहा तो बस बाद में सहलाती हुई लॉन्च में चली गई। सारा, तुम्हारी आजा से बात हुई है क्या? वो लॉन्च में तो सभी बैठे हुए थे। तभी उन्होंने सारा से पूछा, चाची इसका मोबाइल बन जा रहा है, मैं कुछ देर बाद दोबारा कॉल करके देखती हूँ। सारा ने आस्था से बात करते हुए बताया तो वो सोफे पर बैठ गई। शाम के 5 बजे थे जब वरदान ने कार को साइड पर रोका और इससे अपने दोस्त से फ्लैट की चाबी लेकर आया। वो जो कुछ देर कबल ही नींद से बेदार हुई थी। भूख से इसका बुरा हाल था। सुबह नाश्ते के अलावा इसने कुछ खाया ही नहीं था। इससे बाहर जाते देखकर वो समझी थी कि वो इसे खाने के लिए कुछ लेने जा रहा है, मगर से चाबी लेते देखकर इसे गुस्सा ही आ गया था। कहाँ जा रही है वो? जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, वरदान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए पूछा, रेस्टोरेंट जा रही हूँ? अगर तुमने भी आना है तो आ जाओ। उसने गुस्से में कहा, तुमने यहाँ के रास्ते देखे हैं जो रेस्टोरेंट जा रही हो? वरदान ने अबरक चाकर पूछा। मैं किसी से पूछ लूंगी, उसने कहा। तो उसके नाभि होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो इसे काफी दिनों के बाद मुस्कुराता हुआ दिख रही थी। ठीक है फिर जाओ, इसे मुस्कुराते हुए कहा तो वो हैरान को नजरों से देखने लगी। ठीक है, अगर मैं रास्ता भूल गई ना तो फिर तुम घर वालों को जवाब देना। कंजूस आदमी, सुबह से कुछ खिलाया नहीं है। वो अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गई जबकि वो वही पर कार को रोके से देखने लगा। वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। इसके मोबाइल पर माहम की कॉल आई तो वो मुस्कुराकर बात करता हुआ कार को ड्राइव करके चला गया। वरदान ने फ्लैट के अंदर दाखिल होकर बैग रखे और कुछ देर आराम करने की गर्ज से आंखें मूंद के, इसका फ्लैट बाजार से थोड़े ही आगे था इसलिए वो आयजा को वहां से छोड़कर बेफिक्री से आया था। रिंगटोन की आवाज पर इसने आंखें खोलकर मोबाइल की जानिब देखा। वजह साहब की कॉल थी। इसने कॉल अटेंड करके इनको अपने पहुंचने का बताया तो उन्होंने आयजा से बात करवाने का कहा। तो वो जो इसे भूल कर आराम कर रहा था, इसके बारे में इससे परेशानी होने लगी। वो वजह साहब से कहकर आयजा आराम कर रही है। कॉल काटता हुआ बाहर निकल गया। इसने बाजार में आकर आयजा को ढूंढा। जिस जगह पर उसे छोड़कर गया था वहां पर नहीं थी। वो पैदल चलता हुआ बाजार में से ढूंढने लगा मगर वो इसे नजर नहीं है। इसके माथे पर पसीने की बूंदें जबकि चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अगर इसे कुछ हुआ तो घर वालों के रवैये का सोचकर इसे फिक्र होने लगी। वो वहां पर खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था जब किसी ने रोते हुए इसे बुलाया। वो जोरों शोर से रो रही थी। वरदान से शरारती लड़की को पहली मर्तबा यूं रोते देखा था। ऐसा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वरदान ने पूछा मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इर्द गिर्द मौजूद आदमी इन दोनों की तरफ देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा है। वो इसे गली में लेकर आए जहां पर कोई नहीं था। मुझे घर जाना है, इसने रोते हुए कहा। अच्छा पहले रोना तो बंद करो, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो गया, लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। वरदान ने इसको हंसाने की गर्ज से कहा मगर वो इसकी बात को नजरअंदाज करके वहीं पर खड़ी रही। बताओ तो आखिर हुआ क्या? इस मर्तबा वरदान ने गुस्से में पूछा। मैं मामा बाबा को बताऊंगी, तुमने मुझे सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया और ना ही रेस्टोरेंट लेकर गए। कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे थे और मुझसे पर्स छीनने की कोशिश की तो एक अंकल ने लोगों को बुलाकर इन्हें मारा। इसने रोते हुए बताया तो उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने तो भूख की शिकायत की थी। अच्छा अब चलो, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, इसने कहा। मुझे तुम्हारे साथ हरगिज भी नहीं जाना। जो जानबूझकर अपनी बीवी की परवाह किए बगैर से छोड़कर चला जाए। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। मेरा मोबाइल दो, मुझे इस्लामाबाद जाना है। वो गुस्से में चीख उठी थी। आजा चलो, वो जाने लफ्जों को जबाते हुए कहा और बाजार का रुक किया तो वो हैरत के सबब इसे देखने लगी। वो खाना पैक करवा कर फ्लैट की जानिब अपने कदम बढ़ा गए। वो फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो चारों तरफ देखने लगी। छोटा सा लाउंज बना हुआ था, इसके सामने 2 कमरे और ओपन किचन था। वो कमरे के अंदर चली गई और अपने पर्स सोफे पर रखकर वहीं पर बैठ गई। तभी मर्दाना ट्रे में खाना रखकर अंदर दाखिल हुआ। अब इससे भूख बर्दाश्त करना ना करना मुश्किल हो गया था। तभी इसने जैसे ही खाना रखा वो खाने लगी जबकि वो सोफे पर बैठ के इसे देखने लगा। तुम घूर क्यों रहे हो? आयजा ने पानी का गिलास उठाते हुए पूछा। ये खाना मेरे लिए भी है मगर तुम अकेले ही खा रही हो। वरदान ने तंज़िया अंदाज में कहा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे तरह हरगिज भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। आयजा ने खाना खाते हुए कहा तो उसे घूरने के बाद इसके साथ खाना खाने लगा। भूख तो इससे भी लगी थी। वो खाने के बाद उठकर बाहर चली गई और लॉन्च में मौजूद टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ कर देने लगी। वरदान ने किचन में जाकर बर्तन रखे और इसके साथ फासले पर बनाकर बैठ गया। सुनो, तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो उसका नाम क्या है? आयजा ने टीवी पर से नजरें हटाकर पूछा। हम है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? उसे ना समझी से पूछा। वो लड़का भी
लड़की से मोहब्बत करता है इसलिए पूछा। इसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए बताया तो वो भी इसके साथ टीवी देखने लगा। तुम जाकर सो जाओ, वरदान ने नींद में झूलते हुए देखकर कहा। अभी अभी नहीं, बाद में जाऊंगी। इसने जमाई लेते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो गुस्से में दौड़ा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, फिर भी डांट रहे हो? वो रिमोट सोफे पर रखकर पैर पटकती हुई वहां से चली गई तो वो टीवी बंद करके मोबाइल उठाकर बात करने की घर से बालकोनी की तरफ चला गया। दिन ऐसे ही गुजरे थे। वरदान सुबह को जॉब पर जाता, शाम को वापस आता, जबकि आयजा घर में रहकर उकता गई थी। जब से वो वहां आई थी घर वालों से दोबारा दो बार ही इसकी बात हुई थी। शाम के 6 बज रहे थे। वो किचन में खड़ी खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। जब वो दरवाजा बजाया गया, वो दुपट्टा सर पर पहनती हुई दरवाजा खोलने की तो वरदान हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ा था और इसके साथ ही इसकी हम उम्र लड़की थी। और वो इस वक्त शॉर्ट शर्ट और जींस में मलबूस, बाल खुले छोड़े, चेहरे पर डार्क मेकअप किए से घूर रही थी। अंदर नहीं आने दोगी क्या? महम की आवाज़ सुनकर वो साइड पर हो गई तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। आयजा किचन में गई और इनके लिए पानी लेकर आई। महम ने बड़े गौर से इसका जायजा लिया तो वो नजरें झुका गई। वजदान, तुम्हारी बीवी तो बड़ी समझदार लग रही है, क्या तुमने इसे हमारे बारे में बताया है? महम ने इसकी तरफ सवाल निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने बताया है, इसने सोफे के पुश्ते टेक लगाते हुए बताया तो आयजा समझ गई कि ये वही लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है। वो बगैर कुछ के किचन में चली गई। आयजा चाय का ट्रे जैसे ही टेबल पर रख रही थी तो महम ने अपने पाँव उसके सामने किया। वो लड़खड़ाई तो महम के हाथ पर चाय गिर गई। क्या बदतमीजी है, देखकर नहीं चल सकती क्या? महम ने चलाते हुए कहा तो वरदान ने इन दोनों की तरफ देखा। आयजा, तुम जाओ। महम को गुस्से में सुर्ख होते देख इसने कहा तो वो ट्रे टेबल पर रखकर कमरे में चली गई। तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर किया है, इसने सोफे पर से खड़े होकर कहा। वो जानबूझकर क्यों करेगी? तुम बैठो, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, इसने मोबाइल को जेब में रखते हुए कहा। तुमने इसे मेरे बारे में बताया है तो इसे जलन हो रही होगी इसलिए इसने किया है। हमने अपने तहत बात की तो वजदान सोफे पर बैठ के से मनाने लगा, जबकि कमरे के अंदर इसकी आवाज़ वाज़ह तौर पर जा रही थी। मेकअप की दुकान, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, आजा ने गुस्से में कहा और सोफे पर बैठ गई। इनकी शादी को काफ़ी महीने हो गए थे। घर वालों से इनका राब्ता खत्म हो चुका था। वह शुरू में तो वजदान को खूब तंग करती थी। आस्ता आस्ता वजदान का रवैया तब्दील होने लगा। वह हर बात पर इससे गुस्से में बात करने लगा था। महम अक्सर इनके घर आती और वजदान को शादी करने का कहती। वो जो समझ रही थी कि वजदान इनके दिल में अपनी मोहब्बत के पैदा जज्बात पैदा कर गई है, मगर महम ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। अब वो भी इसी की तरह नज़रअंदाज करने लगी थी ताकि वरदान को इसकी अहमियत हो जाए, मगर वो तो महम से शादी करने का इरादा किए बैठा था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर इसने आंखें खोली और रास्ता से चलती हुई दरवाज़ा खोलने लगी। वरदान लैपटॉप हाथ में पकड़े खड़ा था और वो इसे सलाम करके अंदर चली गई। इसने जवाब देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जो समझ रहा था वो इससे जल्दी आने की वजह पूछेगी, मगर इसने नहीं पूछा तो वो सोफे पर बैठकर खुद ही इससे मुखातिब हुआ। आजा, तुम तैयार हो जाओ, आज फैजान ने तारी पर बुलाया है, इसने बालों में हाथ फेरते हुए बताया तो वो उस बात में सर हिलाकर कमरे में चलेगी, जबकि से यूं संजीदा देकर वो गहरी सोच में मुब्तला हो गया। क्या वो इसके रवैये की वजह से संजीदगी का लबादा उड़ गई थी या फिर घर वालों की याद इसे सता रही थी? इसने मोबाइल उठाकर सारा का नंबर डायल किया। कॉल जा रही थी मगर उठाई नहीं गई। वो गहरा सांस खारिज करके वजह साहब का नंबर डायल करने लगा, मगर नंबर बंद था। अब इससे परेशानी होने लगी। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। तभी आजा की आवाज़ पर इसने सामने की तरफ देखा। वो सफ़ेद रंग की शॉर्ट फ्रॉक पजामा जेबतन किए सफ़ेदी दुपट्टा सर पर पहने खड़ी थी। वो भी तो खूबसूरत थी, मगर क्यों अभी तक इससे मोहब्बत नहीं हुई थी? बस बात में सर लाता वो कमरे की जानी बढ़ गया तो वो भी चूड़ियाँ पहनी की घर से कमरे में चली गई। वो दोनों फजान के घर आए तो उसकी वालदा और इकरा इनके साथ लाउंज में बैठ गई। इसकी बहन भी वहां पर आई तो इससे अपनी फैमिली याद आने लगी। इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा तो वो इकरा के साथ घर देखने चली गई। आयजा, क्या वजदान हो तुम्हारे दरमियान झगड़ा चल रहा है? इसने कमरे के अंदर दाखिल होकर इससे पूछा तो वो कुछ देर खामोश हो गई। इतने महीनों से जिन बातों पर सब्र किया था उसे याद आई तो उसके सब्र का पैमाना लरबेज हो गया। वो सोफे में बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। आज उसे रोने के लिए कंधा में असर हुआ था। आजा रोते हुए उसे देखा तो इकरा इसके साथ सोफे पर बैठ गई। तो मेरी छोटी बहन की माने दो, बताओ किस बात पर रो रही है? उसने पूछा तो आजा ने शादी से लेकर वजदान के रवैये और घर वालों से बाहर ना होने तक बताया तो वो हैरान ही रह गई। इतना हैंडसम और अपने दोस्तों से अच्छी तरह बात करने वाला शख्स अपनी बीवी और घर वालों से ये रवैया अख्तियार रखता था। तुम फिर भी इसके साथ जिंदगी बसर कर रही हो। मैं तो कहती हूँ कि वापस चली जाओ और घर वालों को इसके रवैये के बारे में बताओ। उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं इसे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। वो लड़की तो चाहती यही है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और वो मेरे घर में आ जाए। इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अगर सारा या फिर फायजा बेगम इसे यूं समझदारी से बात करते हुए दिखती तो वो हैरान जरूर हो जाती। आजा, मेरी बात याद रखना, जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें अहमियत नहीं देगा। तुम वजदान के सामने खुद को तैयार रखो ताकि वो महम की तरफ देखे ही नहीं। इसने आयजा को समझाते हुए कहा, अफ्तारी का वक्त होने वाला है, अब दोनों आ जैसे कबल के। आयजा कुछ कहती, फैजान की बहन ने अंदर आकर
बताया। वो दोनों इसके साथ कमरे से बाहर चली गई। इफ्तारी के बाद चाय का दौर चला तो वो सब आपस में बातें करने लगे। आयजा मुस्कुरा के इनसे बात कर रही थी। फैजान की वालदा ने अपनी बेटी कहा तो उसे फाजा बेगम की याद आई। रात 8 बजे के करीब वो वहां से निकल घर के लिए रवाना हो गए। मुझे आइसक्रीम खानी है। वो जैसे आइसक्रीम पार्लर के सामने से गुजरे थे, जब आयजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने कार रोकी और इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। वो उससे बैठे रहने का कहकर कार से बाहर निकल गया तो इसके मोबाइल की जानिब देखने लगी। इसका दिल चाहा घर वालों से बात कर, तभी वरदाने से आइसक्रीम दी और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वरदान ने तिरछी नजरों से इसके तरफ देखा। वो अपने ही ख्यालों में आइसक्रीम खा रही थी। इसने सोचा था वो महम से शादी करने के बाद आयजा को घर छोड़ कर आएगा। तुम खाओगे क्या? आयजा की आवाज पर इसकी जानिब मतवज्जो हुआ नहीं। इसने नफी में सर लाया तो वो कंधे उठाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। इसने जैसे ही फ्लैट के सामने कार रोकी तो वो उतर के अंदर चली गई। तो वो भी कार को पार करके अंदर दाखिल हो गया। वो दरवाजा बंद करके कमरे में आया तो आयजा चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। इसे देखकर इसकी जानिब मतवज्जो हुई। तुम इतने महीनों से मुझे न जाने किस बात की सजा दे रहे हो, ना घर वालों से राब्ता रखा है और ना ही वहां ले गए हो। इतने महीने साथ रहने से तो मोहब्बत हो ही जाती है, मगर तुम तो एक पत्थर दिल आदमी हो। मोहब्बत के बारे में तुम्हें क्या पता? वालिदैन अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। अगर तायब्बो की मर्जी से तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर इस बात को अना का मसला बनाकर क्यों इनसे बातचीत बंद की हुई? अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ दो और महम से शादी कर लो। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो आतिश फशा बनी गुस्से में कह गई तो वो हैरान हो गया। मैं तुमसे पूछ कर कुछ नहीं करूंगा। और रही बात छोड़ने की तो तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम से ही जुड़ा रहेगा। मैं दूसरी शादी करूं या नहीं? इसने गुस्से में कहा। जब तुम मुझे अपनी बीवी मानती नहीं हो तो मेरे नाम से जुड़ा अपना नाम मिटा दो। वैसे मैंने भी कभी तुम जैसे आदमी से शादी करने का सोचा नहीं था। वैसे ढके छुपे लफ्जों में बहुत कुछ कह गई थी। क्या मतलब? तुम किसी और से मोहब्बत करती? वो गुस्से में पुकारा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहकर कमरे से चली गई। जबकि वो गुस्से में बेड पर जाकर बैठ गया। वो सच ही तो कहकर गई थी। घर वालों से राब्ता ना रखकर वो इन्हें सजा ही तो दे रहा था। वरदान कभी कभार सकीना बेगम से बात कर लेता, मगर आयजा से इसने कभी बात नहीं करवाई थी। वो उसको कई बार कह गई थी कि इस्लामाबाद वापस आ, मगर वो जिद करके नहीं गया। सजाद साहब और ख्वाजा बेगम को आयजा की फिक्र खाई जा रही थी। सब अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। रुमान और सारे एक दूसरे के साथ खुश थे। सारा माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से सब इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। कुछ दिनों कबल इसने वरदान से बात की थी। अपनी दोस्त जिससे बात किए बगैर वो रह नहीं सकती थी, अब इससे बात करने को तरस गई थी। साइम जो हर बात पर इस सबको तंग करता था, अब संजीदगी इख्तियार कर गया था। दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। ईद में 5 दिन रह गए थे जब इसने अभी तक शॉपिंग नहीं की थी। इसने वजदान से कहा भी नहीं था कि इसे बाजार लेकर जाए। अपनों के बगैर ईद की खुशी कहाँ होती है? वो वार्डरोब के सामने खड़ी कपड़े रख थी जब वरदान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम तैयार हो जाओ, ईद की शॉपिंग करने जाना है, इसने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। तो वो वार्डरोब का दरवाजा बंद करके इसकी जानिब मतवज्जो हुई। तुम्हें जो पसंद आए लेकर आना, मैं नहीं जाऊंगी, इसने बेदिली से कहा। तो वो चुपती हुई नजरों से इसे देखने लगा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तैयार होकर बाहर आ जाओ, वो तरह लहजे में कहकर वहां से चला गया। जबकि वो गुस्से में पैर पटक कर वॉशरूम में चली गई। वो तैयार होकर लॉन्च में तो वहां पर महम पहले से बैठी हुई थी। इसे देखकर इसका मूड खराब हो गया। पहले इसे फर्क नहीं पड़ता था वो वजदान से बात करती या फिर इसके साथ घूमती है, मगर अब इसे देखकर ही इसे शदीद गुस्सा आता था। वो सलाम करके वरदान के साथ खड़ी हो गई तो महम ने कड़े तेवरों से इसे देखा। वरदान चले, महम ने पूछा तो वो इन दोनों को बाहर आने का कहकर बाहरी दरवाजे की जाने बढ़ गया। आयजा कार में आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई, जबकि वरदान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये मेरी जगह है, तुम जाकर पीछे बैठ जाओ। महम ने कार का दरवाजा खोलकर कहा। मैं यहीं पर बैठूंगी, तुम पीछे बैठ जाओ। आजा ने इसकी बात का असर लिए बगैर कहा तो इससे गुस्सा ही आ गया। वरदान ने इसे कहो के पीछे जाकर बैठे। महम ने गुस्से में लफ्जों को चबाते हुए कहा, आजा तुम बैक सीट पर बैठो, महम को यहाँ बैठने। तो वरदान ने नरम लहजे में कहा, मैं यहीं पर बैठूंगी। आजा ने जिद्दी लहजे में कहा, जब तुम्हें मालूम है कि वरदान की जिंदगी में तुम्हारी कोई जोर नहीं है तो फिर तुम जानबूझकर क्यों उसके पीछे पड़ रही हो? महम ने गुस्से में चलाते हुए कहा, वरदान मेरा शोहर है, तुम किस हक से ये बात कह रही हो? क्या तुम इसकी बीवी हो? आजा ने भी जवाबन चलाते हुए कहा। तो वो हैरान को नजरों से इन दोनों की तरफ देखने लगा। वरदान तुम देख रहे हो इसकी जुबान कैसे चल रही है? महम ने रोते हुए कहा। तो वो कार से बाहर निकल इसके पास आया और उसे मनाने लगा। अपनी बीवी से कहो कि मुझसे माफी मांगे। इसने अपने नजर न आने वाले आंसू को साफ करते हुए कहा। तो वरदान ने आयजा की तरफ देखा। आयजा सॉरी करो, महम से इसने मिन्नत भर लहजे में कहा। मैं क्यों इस मेकअप की दुकान से सॉरी कहूँ जो दूसरों के शोहर पर डोरे डालती हैं? आजा ने गुस्से में कहा और कार से निकलकर फ्लैट की जानिब बढ़ गई। तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, महम कहकर आजा के पीछे गई और इसका रुख अपनी जानिब किया। इससे पहले कि महम इसे थप्पड़ मारती, आजा ने इसका बाजू पकड़कर जोर से झटका। मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी, अपनी बदतमीजी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ।
आयजा ने शहादत की उंगली उठाई से कहा और अंदर की जाने बढ़ गई, जबकि अपनी अपनी इतनी तजलील पर वो रोती हुई वहां से जाने लगी। जब वजदान ने से रोका, महम प्लीज मेरी बात सुनो, इसे धीमे लहजे में कहा, मगर वो अनसुना करके चली गई। वो गुस्से में अंदर की जानिब गया तो आयजा पुरसकून होकर सोफे में बैठी हुई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने महम से बदतमीजी की, निकलो अभी की अभी मेरे घर से निकलो, वजदान ने गुस्से में धारते हुए कहा। तो वो डर के से देखने लगी, इसने भी तो मेरे साथ बदतमीजी की थी, तो फिर मैं क्यों घर से निकलूं? आयजा ने सोफे से उठते हुए कहा, वो मेरी मोहब्बत है इसलिए मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। वो गुस्से से इसे बावर करवा गया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उसने तड़प कर कहा था। आजाब मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा है, इससे कबल के मैं कोई बुरा कदम उठाऊं मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। वरदान ने गुस्से में डांटते हुए कहा, वरदान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वरदान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और तुम ये सब कहकर मुझे जियत दे रहे हो। आज अपनी मोहब्बत का इज़हार कर गई थी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता इसलिए मेरी जिंदगी से चली जाओ। इसकी बात सुनकर इसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, तभी इसने माथे को मसलते हुए कहा, वरदान जिस तरह तुम मुझे अजियत दे रहे हो, अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इसने आंखों में नमी लेकर रोते हुए कहा। तो वो इसकी जानिब देने लगा। वो अपना पर्स उठाकर रोती हुई फ्लैट से बाहर निकल गई, जबकि वो सिर्फ इसे देखता रह गया और मोबाइल उठाकर महम के पास कॉल करने लगा। वो रोती हुई पता चलने लगी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो फ्लैट से कुछ मुसाफत में बने पार्क में चली गई और बेंच पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छुपाए रोने लगी। आज इसे अपनी बीवी अपनी अहमियत का अंदाजा हो गया था। इर्द गिर्द से गुजरते लोग उसे देखते जा रहे थे। वो अपने आंसू साफ करके गहरे सांस लेने लगी। वो काफी देर वहां बैठी रही, शाम होने को थी जब वो उठकर चली गई और बाहर आकर रिक्शे वाले को रेस्टोरेंट छोड़ने का कहा और रिक्शे में बैठ गई। स्किना ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बच्ची से पूछो वो ठीक तो है ना? फायजा बेगम ने किचन में आकर बताया, चाची आप बैठे और फिक्र मत करें, आयजा भाई के साथ है और बिल्कुल ठीक होगी। सारा ने इनको तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची इतने महीनों से बात भी नहीं हुई है, मैं रुमान से कहूंगी कि मुझे लाहौर लेकर जाए, मैं आयजा को वापस लेकर आऊंगी। फायजा बेगम ने नम आवाज में कहा, फायजा तुम अभी आराम करो, मैं वरदान के नंबर पर कॉल करती हूँ। सकीना बेगम ने कहा तो बस बात में सह लाती हुई किचन की तरफ चली गई। मामा वरदान भाई तो कॉल उठाते ही नहीं है, बाबा को चाहिए था वो वरदान भाई की पसंद से शादी करवाते, कम से कम आयजा तो हमसे दूर नहीं जाती है। सारा ने आस्था से बात करते हुए कहा, हमें क्या पता था वरदान हमें छोड़कर चला जाएगा। रुमान को देखो कैसे हम सबका ख्याल रखता है और इसने कभी पलट कर देखा ही नहीं है। सकीना बेगम ने नमी मिगुली आवाज में कहा, मामा आप तो मत रोएं, चची पहले ही परेशान है। सारा ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं फायजा के पास जा रही हूँ, तुम जब तक समोसे फ्राई करो। सकीना बेगम कहकर बाहर चलेगी, जबकि वो काम करने में मगन हो गई। इसने महम के नंबर पर कॉल की, मगर इसने रिसीव नहीं की। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आई। इसे काम के लिए बुलाया गया था। वो अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। अगली सुबह वो काम से वापस आ रहा था, जब ट्रैफिक की वजह से इसने कार रोकी। वो शीशे से बाहर देख रहा था, जब इसकी बेसाख्ता नजर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती। महम पर पड़ी, उसे मनाने की गर्ज से कार को साइड पर पार्क करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो अंदर दाखिल होकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई और मुस्कुराती हुई अपने सामने मौजूद लड़के से बातें करने लगी। इसे लड़के से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखकर इसे गुस्सा ही आ गया। महम तुम यहाँ क्या कर रही हो? वजदान ने इसकी तरफ आकर पूछा। मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महम ने इसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे निकाह करने का इरादा रखती हो और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कब और किसके साथ घूमती हो। वजदान से घूरते हुए कहा, मैं नहीं, बल्कि तुम मुझसे निकाह करना चाहते थे। उसामा अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से शादी करूंगी। महम ने अपने सामने बैठे लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम किसी और से शादी करने का कह रही हो। वरदान ने इसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, वरदान तुम शादीशुदा हो और जाकर अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो। पहले उसामा और मेरी आपस में लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का कहा था, मगर अब हम दोनों की सुलह हो गई है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। महम ने पुरसुकून होकर कहा। तो वो गुस्से में दोनों मुठ्ठियां बींच कर रह गए। इसके लिए अब वो अपनों का दिल दुखाता आया था और वो एक लम्हे में इसे सब बोलने का कह रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसे धीमे लहजे में कहा, मगर मैं सिर्फ उसामा से मोहब्बत करती हूँ। हमने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे जज्बात से खेला और अब कह रही हो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। दिल तो कह रहा है तुम्हारी जान ले लूं, तुम्हारी वजह से मैं अपने सगे रिश्तों से दूर हो गया। महम जिस तरह तुमने मुझे धोखा दी है, मेरी बद्दुआ है कोई तुम्हें भी इसी तरह धोखा दे। वो इसे कहकर शिकस्ता कदमों से चलता हुआ कार की जाने बढ़ गया, जबकि वो उसामा की तरफ देखने लगी जो गुस्से से इसे घूर रहा था। किसी का घर बर्बाद करते करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसामा ने गुस्से से इससे पूछा। सॉरी, इसे धीमी आवाज में कहा, सॉरी कहने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाता, मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो। वो अफसोस भरे लहजे में कहकर वहां से चला गया। तो वो इसके पीछे गई, मगर वो इसकी बात को अनसुना करता हुआ कार में बैठकर वहां से चला गया। वो वजदान गुस्से में आकर कार में बैठा और कार को घर के रास्ते पर ड्राइव कर गया। तभी से आयजा का ख्याल आया, वो कल दोपहर को इसे घर से निकाल चुका था और इसे अब वो
اس से वो अब तक याद नहीं थी। इसके बारे में सोच के इसके माथे में पसीना आने लगा। वो तो यहाँ के रास्तों से भी वाकिफ नहीं थी। अगर इसके साथ कुछ बुरा, इससे आगे वो कुछ सोच ना सका। मोटी किस्मों के सोचों ने इसे अपने घेरे में ले लिया था। इसने फ्लैट के सामने कार रोकी और दरवाजा खोलकर ना दाखिल हुआ। आयजा को आवाजें लगाने लगा, मगर वो वहां पर थी ही नहीं। वो दोनों हाथों को सर पर रखे सोफे पर बैठ के, तभी इसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। फैजान के नंबर से कॉल आई थी। इसने जैसे ही कॉल अटेंड की तो इस तरफ से बताएगी बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी वजह से वो तकलीफ में थी। वो कार की चाबी उठाकर बाहर दरवाजे की जानी बढ़ गया। आयजा ने उस रेस्टोरेंट में इफ्तारी की थी। इसे फिकलहाक होने लगी कि वो इस वक्त कहाँ जाए। वो अपनी ही परेशानी में रोड से गुजर रही थी जब सामने से आती कार ने इसे टक्कर मारी। एक बुलंद चीख इसके हलक से बरामद हुई। इसके बाद खामोशी छा गई। इर्द गिर्द के लोगों ने इसके आसपास से जमा होने लगे। फैजान ने इफ्तारी करने के बाद काम से बाहर आया था। जब लोगों का हजूम देखकर इसकी तरफ चला आया, अपने सामने आयजा को देखकर इसे हैरत हुई। वो लोगों को इससे दूर करते हुए सहारा देकर कार के जानी बढ़ गया। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वजदान कहाँ है? इसने कार में बैठने के बाद इससे पूछा। वो नींद बेहोश थी। इसने मुझे घर से निकाल दिया। इसने सिर्फ यही कहा। फैजान ने फास्ट ड्राइविंग करते उसकी तरफ देखा और इसके माथे और टांगों पर चोट आई थी। उसकी बात सुनकर इसे सारा मामला समझ आ गया। वरदान ने इससे अक्सर महम से शादी करने की बातें करता था। अस्पताल के सामने कार रोककर इसने झिझकते हुए इसे सहारा दिया और अंदर की जानी बढ़ गया। अस्पताल में हजूम कम होने की वजह से इसे जल्दी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर से बात करके इसने मोबाइल निकाल कर अपने घर बताया और बेंच पर बैठ कर तभी इसने वजदान के पास कॉल की, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। इसे इस पर गुस्सा तो बहुत है, जिससे मुश्किल से इसने जब्त किया। रात 12 बजे के करीब आयजा को होश आया था। फैजान की फैमिली भी वहां आ चुकी थी। इकरा ने इससे अकेले जाने की वजह पूछी तो उसने रोना शुरू कर दिया। और इसे सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने इन सबको बाहर जाने का कहा ताकि वो आराम कर सके। तो इकरा ने इसके साथ बैठेगी जबकि बाकी सब बाहर चले गए। अगली सुबह फजान ने वजदान को कॉल की तो वो फौरन ही उठा ली। इस ऐजा के बारे में बताकर वो डॉक्टर से डिस्चार्ज का पूछने लगा। ऐजा कहाँ है? वजदान ने अंदर दाखिल होकर बेताबी से पूछा तो सब इसकी तरफ देखने लगे। वो कुछ देर कबल ही घर आए थे। तुमसे मतलब वो जहाँ भी हो तुम जाकर महम को मना। फजान ने तल्ख लहजे में कहा तो इससे रोमान याद आया। वो भी आजा की वजह से इससे यूं ही तलख हो जाता था। वो मेरी बीवी है, शायद तुम ये बात भूल रहे हो। वरदाने से घुरते हुए कहा। तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया कि वो तुम्हारी बीवी है। मैं क्या सोच रहा था, रुमान को कॉल करके कहूँ अपनी बहन को लेकर जाओ। इससे कबल के वो आगे भी कुछ कहता। वरदाने से कॉलर से झगड़ा। खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ किया मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। वरदान ने गुस्से में चलाते हुए कहा। आप दोनों आयशा से बात करें। आयशा के सर में पहले ही दर्द हो रहा है। इकरा ने इन दोनों की तरफ देखकर कहा। आयशा कहाँ है? इसने इकरा से पूछा तो उसने ड्राइंग रूम का बताया। वो चेहरे पर हाथ फेरता हुआ रूम की जानी बढ़ गया। आजा, तुम ठीक तो हो ना? वरदान ने अंदर दाखिल होकर से पूछा। इसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। इसने वरदान की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं तुम्हें वहां भी लेकर जाऊंगा। तुम अभी अपने घर चलो। वरदान से मनाना जहाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, यहाँ से चले जाओ। आयजा ने चीखते हुए कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे यूं मगर यूं मुझसे नाराज ना हो। मैं पहले ही अपनों से दूर आकर अपनी गलती पर नादम हूँ। अगर तुम भी नाराज होगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसने गमगीन लहजे में कहा। वरदान चौधरी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम हमारे अपनों तुम हमारे अपनों से मुझे दूर लेकर आए, जबकि तुम्हें मालूम भी था कि बाबा हार्ट पेशेंट है। मामा वो तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। ताया बताइए, मैं सबका दिल दुखाकर तुम यहाँ आए और मुझे तुम जिस खुदगर्ज और अनापरस्त के इंसान के साथ नहीं रहना। आजा ने रोते हुए कहा तो उसके सर में दर्द होने लगा था। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वरदान ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सुनना प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसने अपने सर पर हाथ रखते हुए रोते हुए कहा तो वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। आजा ने खुद पर काबू पाते हुए बेड क्रॉस से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वरदान वहां से निकलकर कार में आया और फास्ट ड्राइविंग करता हुआ कार को अनजाने रास्तों पर घुमाता रहा। इससे पछतावा हो रहा था अपना हासिल होने के बावजूद। वो क्यों ला हासिल के पीछे भागता रहा। वह जहां साहब के कहे गए अल्फाज इसके ज़हन में गर्दिश करने लगे। वरदान, हमने बहुत पहले ही आजा तुम्हारी बात तय कर दी थी। अगर तुम इस गैर लड़की से शादी की तो तुमसे सारे ताल्लुकात तोड़ देंगे। वह जहाज साहब ने गुस्से में इसे बावर करवाया था। आजा और इसकी बात बहुत पहले से ही तय थी। ये सोचकर इस लम्हे भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यानी इसके पास से एक मौका था। वो मुस्कुराता हुआ कार को फैजान के घर की जानिब ड्राइव कर गया। आजा इन सब के साथ लॉन्च में बैठी हुई थी जब वरदान ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। फैजान की वालदा समेत साहब ने सलाम का जवाब दिया। आंटी, आप ही आजा से कहीं कि मेरे साथ घर चले, नहीं तो मैं महम से निकाह करने जा रहा हूँ। वरदान ने इन सब की तरफ देखकर कहा। आंटी, आपने सुना इसने क्या कहा? यह सिर्फ इस मेकअप की दुकान से बातें करता रहता है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। आयजा ने सोफे से उठकर कहा। इसके पाँव में लड़खड़ाहट थी। तुम जाकर इस लड़के से निकाह करो, मेरी बहन यही रहेगी। फैजान ने तल्ख लहजे में कहा तो वो हैरान को नजरों से उसे देने लगा। तुम्हारी बहन को मनाने ही आया हूँ, उसे कहो कि आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब जो ये कहेगी कि मैं वही करूंगा, इस पर अपना कोई भी फैसला मुसलत नहीं करूंगा। वरदान ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो सब आयजा की जानिब देने लगे।
इसने मामा और घर वालों के सामने भी यही कहा था, ये मेरा ख्याल रखेगा, मगर ये ना मुझे रोजाना आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, बल्कि अपनी इस मेकअप की दुकान के साथ घूमता है, और जब इससे नाराज होगी है तो मुझे लेने आ गया है। आयजा ने अपनी आदत के मुताबिक मुंह बनाते हुए कहा तो सब के होठों में मुस्कुराहट आ गई। अब इससे कभी भी बात नहीं करूंगा, ना ही इसके साथ घूमने जाऊंगा। तुम जब भी कहोगे तो मैं आइसक्रीम पार्लर लेकर जाऊंगा, मगर तुम एक बार मान जाओ। वरदान ने इसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। आजा ने पुरसोच अंदाज में कहा, कौन सी शर्त? वरदान ने नासमझी से पूछा। हम अब यहाँ पर हाइश नहीं करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे और ईद अपनों के संग संग मनाएंगे। आजा ने नम आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है, हमारी खुशी अपनों में है और हम इनके साथ ही रहेंगे। वरदान ने कहा, तुमने मेरी बहन को मना ही लिया, अब इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना मैं वजाहत अंकल और सजाद अंकल के पास आकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। फैजान ने धमकी अमेज लहजे में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वजदान ने मुस्कुराते हुए पूछा। धमकी नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ, फजान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वरदान इससे बलगीर हुआ। आयजा सबसे मिलने के बाद वरदान के साथ वहां से रवाना हुई। सब इन की खुशियों की दुआ दुआ की। वरदान मुझसे चला नहीं जा रहा। वो घर आकर किचन में चला गया, और जबकि आयजा सोफे पर बैठ गई, वो किचन में खड़ा अफ्तारी बना रहा था। जब आयजा उठकर इसके पास जाने लगी, मगर इसे अपने पाँव में दर्द का एहसास हुआ, तो वो करा उठी, तुम बैठी रहो, अफ्तारी के बाद डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वरदान ने किचन से बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मोबाइल दो, मुझे घर वालों से बात करनी है। आयजा ने उदास लहजे में कहा, तुम अभी इनसे बात नहीं कर सकती हो। वरदान ने मसरूफ अंदाज में कहा, क्यों? इसने गुस्से में पूछा। हम 4 रात को जाकर इन्हें सरप्राइज देंगे। वरदान ने बताया। ठीक है, इसने खुश होकर कहा। अच्छा, मैं समोसे फ्राई करने जा रहा हूँ, वरदान ने किचन में जाते हुए कहा। तो वो सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। आज जगह ख्याल रखने की वजह से वो अब ठीक हो गई थी। वरदान ने से ईद की शॉपिंग करवाई और घर वालों के लिए भी शॉपिंग की थी। पाकिस्तान में जैसे ही चांद नजर आए, वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। आजा के चेहरे से खुशी झलक रही थी, अपनों से मिलने की खुशी। कोई इनसे पूछे जो दियारे गैर में रहते हैं, या फिर इनसे पूछे जो अपनी नौकरी की वजह से घर से दूर रहते हैं और चांद रात को ईद अपनों के संग मनाने के लिए अपने शहर जाते हैं। इस वक्त आयजा की खुशी भी नहीं लोगों की तरह थी। वरदान ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। इसे इस बात पर यकीन था कि आयजा के साथ रहते हुए इससे मोहब्बत हो जाएगी। जैसे ही चौधरी हाउस के सामने कार रुकी, वो मुस्कुराती हुई कार से बाहर निकली। वरदान ने सफरी बैग कार से निकाले और इसके साथ अंदर की जानी बढ़ गया। कौन है? इसे जैसे ही दरवाजा बजाया, साइम ने पूछा। मोटे, तुम्हारी बहन हो। आयजा ने मुस्कुराते हुए बताया। तो साइम ने दरवाजा खोला। आयजा वो चलाकर इसे देखने लगा। सायरा, आयजा ने बुलंद आवाज में से बुलाया, तो सब अपने कमरों से बाहर निकलकर बाहर आए। आयजा, तुम? सारा ने बेयकीनी से कहा। तुम ठीक तो हो ना? फायजा बेगम ने पूछा, तो उसने नम आंखों से इस बात में सर हिलाए। इसके बाद वो सबसे मिली, जबकि वरदान सबसे मिलने के बाद वजह सबके पास है। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन के किए गए फैसले ही औलाद के हक में बेहतर साबित होते हैं। पहले मुझे इस बात की समझ नहीं थी। इसने वजह साहब के हाथों पर अपने हाथ रखकर रोते हुए कहा, तो उन्होंने इससे गले से लगा लिया। तुमने मुझे बहुत तंग किया है, हर रोज़ इंतज़ार करता था शायद तुम्हारी कॉल आ जाए, मगर मेरी नज़रें तुम्हारे आने की मुंतज़िर थी, और आज मेरी आंखों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। वजह साहब ने नम आवाज़ में कहा। तो सबकी आंखें नम हो गई। ताया अबू, अब हम आ गए हैं और कहीं नहीं जाएंगे। आजा ने कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। अब वरदान यहाँ से नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। तो सब खुशी से वरदान की तरफ देने लगी, जो मुस्कुराकर इस बात में सरहल आ गया। मामा, अचानक नजर आ गया है, मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई। आजा ने मुंह के जावे बनाते हुए कहा। तुम अभी जाकर आराम करो, बाद में सारा से मेहंदी लगवाना। फायजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा, मैं अभी मेहंदी लगवाऊंगी ताकि मेरी मेहंदी का रंग तेज आए, इसने सोफे बैठते हुए कहा। तो सब इसकी बात पर मुस्कुराने लगे। सारा मेहंदी लेकर आई और इससे लगाने लगी। तुमने पार्लर से मेहंदी लगवाई है? आजा ने आबरू को जाकर पूछा। हाँ, रुमान के साथ गई थी, सारा ने शर्माते हुए बताया। मैं रुमान भाई नहीं हूँ जो मुझसे शर्मा रही हो। आजा ने इसे छेड़ने के अंदाज में कहा। क्या मसला है? इसने गुस्से से घूरते हुए पूछा। इस बात को छोड़ो और बताओ, मैं पुप्पो बनने वाली हूँ क्या? आयजा ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तो उस बाद में सरहल आ गई। आयजा को मेहंदी लगाने के बाद उसने सकीना बेगम और फायजा बेगम को मेहंदी लगाई, जबकि बाकी सब अपने कमरों में चले गए। मामा, भूख लग रही है? आयजा ने इनकी तरफ देखकर कहा। तो उन्होंने साइम को बुलाकर किचन में भेजा। आयजा, काफी वक्त हो गया है, सो जा। वजदान ने सीढ़ियों पर खड़े होकर इसे कहा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, इसने साइम से बिरयानी की प्लेट लेते हुए कहा। तो वो कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद कमरे में चला गया। आजा, तुम कमरे में चली जाओ, बाकी बातें कल कर लेना। सकीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ताई अम्मी, मुझे सारा से बहुत सारी बातें करनी है, मैं बाद में चली जाऊंगी। आजा ने बिरयानी खाते हुए कहा। जब शोहर कुछ कहे तो उसकी बात माननी चाहिए, चलो आप जल्दी से जाओ, सकीना बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। तो वो कमरे में चलेगी, जबकि वो तीनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो कमरे में तो वजदान बैठकर उनसे टेक लगाए बैठा था। वो बेड पर जाकर बैठी तो वजदान ने इसकी तरफ देखा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी आई। वजदान ने शिकवा किया। इतने महीनों के बाद मैं सबसे मिली हूँ, इन सब के साथ मुझे ढेर सारी बातें करनी है, मगर ताइम ने कहा कि कमरे में जाओ, इसलिए आ गई हूँ। और तुम फिर भी नाराज हो रहे हो? आयजा ने इसे घूरते हुए कहा। अच्छा, इसने कहा। वरदान, ये देखो, मैं तुम्हारा नाम भी लिखवाया है, मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, तो फिर मेरी मेहंदी का रंग तेज कैसे आएगा? आयजा ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा। तो
वो कुछ देर खामोश हो गया। आयजा, मैं जानता हूँ मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि माम एक धोखेबाज लड़की है, वो मेरे जज्बात के साथ खेली। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं कभी भी बाबा से नाराज होकर अपना घर छोड़कर ही जाता और खुशी से तुमसे शादी कर लेता। मुझे इसी दिन पता चला माम किसी और से मोहब्बत करती है और मेरे साथ वक्त गुजारी कर रही थी। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पहले तय था। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। वरदान ने कहा, ये खड़ूस साहब है या फ़कत मेरा ख्वाब है? इसने हैरत के सबब पूछा। आयजा इस नासमझी से कहा तो आयजा का कहका कमरे में गूंजा, जबकि इसकी बात समझ आने पर इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वजदान उठ जाओ, आयजा ने कहा तो वो हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ? इसने पूछा। ईद मुबारक, आयजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वजदान ने इसकी तरफ देखा। वो लाल रंग की घेरदार फ्रॉक पजामा जेबतन किए, कंधे पर दुपट्टा रखे, मेकअप किए, हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहने नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तुम इतना जल्दी तैयार भी हो गई? वजदान ने सताइशी नजरों से इसकी तरफ देखते कहा, मुझे सबसे ईदी लेनी है इसलिए जल्दी तैयार हो गई हूँ, आयजा ने मुस्कुराते हुए बताया और कमरे से बाहर चलेगी, जबकि वो फ्रेश होने चला गया। वो लॉन्च में बैठी हुई थी। जब सारा भी वहाँ आई तभी वजह साहब अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों इनके पास गई। ईद मुबारक, हमारी ईदी दे, इन दोनों ने वजह साहब से मिलने के बाद कहा तो उन्होंने मुस्कुरा कर इनके सर पर हाथ रखा और जेब से दो 5,000 के नोट निकाल के इन दोनों को दिए। ताया वो आपने मुझे 1,000 ईदी दी और इनको 5,000, ये सरासर चीटिंग है। साइम ने अंदर दाखिल होकर कहा, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी ज्यादा ईदी मिलेगी, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी आयजा ने सजाद साहब और रोमान से ईदी ली और वरदान के पास गई। मेरी ईदी, इसने अपने बालों को एक अदा से छिड़कते हुए कहा। शॉपिंग जो करवाई है इसने तंग करने की गर्ज से कहा। ताया अबू, वजदान मुझे ईदी नहीं दे रहा, इसे बुलंद आवाज में कहा तो सब हंसने लगे। वरदान, मेरी बेटी को इसकी ईदी दो, वजह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसने जेब से 500 का नोट निकाल कर उसे दिया। सिर्फ 500 रुपये? मुझे ज्यादा ईदी चाहिए, इसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। 500 रुपये कम नहीं होते, इसने मुस्कुरा कर कहा और साइम से बात करने लगा। तुम्हारे भाई ने मुझे सिर्फ 1,000 रुपये ईदी दी है, सारा ने मुंह के जावे बनाते हुए इसे बताया। मेरे भाई ने फिर भी ज्यादा ईदी दी है, जबकि तुम्हारे कंजूस भाई ने मुझे 500 रुपये दिए हैं, आयजा ने वजदान की तरफ देखकर बताया। स्किना बेगम के बुलाने पर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। स्किना बेगम ने टेबल पर सवैयां, शीर खुरमा, मिठाई, कौरमा ना रखे और साइम से कहा कि सबको बुला कर लाए। वो सब आकर बैठे और खाना शुरू किया। मामा, मैंने आपके और चची के खाने को बहुत मिस किया, काश आप अपनी बेटी को भी इस तरह खाना बनाना सिखाती, वजदान ने कहा। ताई अम्मी से समझाएं, आजा ने गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। खामोशी से खाना को सजाद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ, नाराज तो मत हो। वजदान ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ फिर तुम हमें बाहर लेकर जाओगे, आजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो इस बात में सरहल आ गया। तुम्हें घूमने के अलावा कुछ आता भी है? सामने से चढ़ाते हुए कहा। तुम चुप रहो मोटे, आजा ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और उठकर सायरा के साथ कमरे में चली गई। वो सायरा से बातें करने के बाद कमरे में तो वरदान सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। इसके सामने खड़ी हो गई तो वरदान ने सवाल नजरों से इसकी तरफ देखा। तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी ईदी दो, आयजा ने इसे घूरते हुए कहा। अच्छी लग रही है, वरदान कहकर मोबाइल में मसरूफ हो गया। तुम मोबाइल में मसरूफ हो, मैं रुमान भाई के साथ मामू के घर जा रही हूँ, वो कहकर जाने लगी। जब वरदान से रोका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसने कहा। तो फिर मेरी ईदी दो, इसने मुंह बसूर कर कहा। वो बेड की तरफ गया और साइड टेबल से बॉक्स उठाकर आया। तुम्हारी ईदी, वरदान ने नेकलेस का बॉक्स खोलते हुए कहा। थैंक यू सो मच, वरदान इसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हुई, हाँ, मगर तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारे उदास होने से मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगती है, वरदान इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वह मुस्कुराने लगी। वरदान, आज का दिन हमारे अपनों का है, चलो ईद अपनों के संग मनाते हैं, आयजा ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ कमरे से बाहर चली गई। ईद का मज़ा तो अपनों के संग ही होता है और ये ईद इन सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी। तो यूं ये नावल ख़त्म हो गया, ईद का था। बाकी एक तो बात इसमें है कि ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों के संग ही होती हैं, बहन भाई, चचा मम्मा ताई और खाला फूफो, इन सब के साथ ही होती है। बेशक रिश्तों में करवाहट होती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन ये इफ़ेक्ट है कि जैसे ही ईद आती है और सब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है। और फिर सारा दिन गुजरने के बाद और फिर शाम को या रात को फिर एक दूसरे की चुगलियाँ भी होती हैं, एक दूसरे के कपड़ों पे डिस्कशन भी होती है। वो उसका एक अलग ही जो है वो टून होती है और एक अलग ही उसकी इंजॉयमेंट होती है। मेरी दुआ है कि सभी की फैमिलीज़ आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियों भरी जो है वो अपनी लाइफ गुजारे। लड़ाई झगड़े और नफ़रतों से कुछ हासिल नहीं होता। ईद का दिन होता है सारी नफ़रतें भुलाकर एक दूसरे के गले लगकर सबको अपनाएं और मोहब्बत बांटें। तो बताइएगा कि आपको ईद का नावल कैसा लगा। इंशाल्लाह एक और नावल के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।